आप भी हॉस्पिटल चले जाते तो अच्छा था। बच्चे की कंडीशन सीरियस है। भाई भाभी को भी हौसला मिल जाएगा। राबिया जाहिद साहब से कह रही थी। चला जाता हूँ थोड़ी देर तक, वो सपाट लहजे में बोले। पापा हम भी चलेंगे आपके साथ, अरीज ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम लोगों भी तैयार रहना, वो कहते वहां से उठ गए। तो राबिया बेगम भी वहां से उठकर चल दी। उन्हें घर के काम निपटाने थे। आपी, कभी कभी पापा थोड़े अजीब से लगते हैं, सुभान पुरसोच अंदाज में बोला। क्या मतलब? पापा हैं हमारे, ऐसे कहते हैं? अरीज ने उसे दबटा। पहले ही वो आइस की बात से उलझी हुई थी, पता नहीं क्या मतलब था उसकी बात का। और अब ये सुभान। नहीं आपी, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे पता है वो मेरे पापा हैं, लेकिन जो मुझे लगा मैंने कह दिया। वो फिर से वजाहत देता बोला। अपने अंदाजे अपने पास ही रखो। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। आपी, पापा कभी किसी से छुपकर बात कर रहे होते हैं, यहाँ आकर अकेले अकेले भी रहने लगे हैं। उस दिन तो मुझे देखते ही कॉल काट दी, मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो उस दिन की बात याद करता बताने लगा जब वो आउटिंग के लिए पूछने गया था, मगर उन्होंने मना कर दिया था। ओहो, पापा की शुरू से ही किसी से ज्यादा घुलने मिलने की आदत नहीं है। और कॉल का क्या पता तुम्हारा वहम हो। इन फजूल सोचों को जहन से निकाल दो। वो उसे समझाती वहां से उठ गई। वो मजीद दिमाग खपाने की मूड में नहीं थी। पहले ही आइस की बात और उसके रवैये से काफी परेशान थी। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, वो कंधे उचकाता अपने आप से बोला। वो हॉस्पिटल पहुंचते ही मदीहा बेगम के गले लगे रोने लगी थी। जो रोना कब से जब्त करके बैठी हुई थी, अब मजीद जब्त नहीं हुआ था। उन्होंने उसे तसल्ली दी थी। काफी देर रोने के बाद वो एक नई जिद लगाकर बैठ गई थी कि उसे अरीज से मिलना है। बेटा कब तक उसे होश आ जाएगा? इंशाल्लाह फिर मिल लेना, अभी डॉक्टर्स किसी को भी नहीं आने दे रहे। मदीहा बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरते उसे समझा रही थी। मम्मा, ये कैसे हो गया? मैंने उनके लिए इतनी दुआएं की थी कि अरीज खैरियत से वापस आ जाए। मम्मा, फिर कैसे उन्हें इतनी चोटें लग गईं? वो बोलती हुई फिर से रो दी। बेटा सब्र करो, ठीक हो जाएगा, तुम दुआ करो ना, वो उसे मुसलसल दिलासे दे रही थी। आइस तो जब से आया था खामोश एक कोने में खड़ा था। जहन में बहुत से सवालात शोर मचा रहे थे, मगर वो सब्र किए खड़ा था। उसे जाहिद साहब पर इतना गुस्सा था कि वो बमुश्किल कंट्रोल किए खड़ा था। बस नहीं चल रहा था उस शख्स का हशर बिगाड़ दे। अल्लाह जी, मैंने आज तक आपसे जो कुछ मांगा आपने मुझे उससे नवाजा, मुझे कभी मायूस नहीं किया। मेरे अल्लाह, मेरे अरीज को मुझसे ना छीनना, मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। अल्लाह, आप गफूर हैं, आप रहीम हैं, प्लीज़ मेरे अरीज को ठीक कर दें। मुझसे उनकी ये हालत नहीं देखी जा रही। जब से मैंने होश संभाला है उनका नाम अपने नाम के साथ सुनती आई हूँ, नहीं रह सकती उनके बगैर। अल्लाह, प्लीज़ अरीज को जल्दी से ठीक कर दें, उन्हें होश आ जाए। अल्लाह प्लीज़ मेरी सुन लें, मेरी दुआ कबूल कर लें, आमीन। वो प्रेयर रूम में रोती हुई कब से अरीश की जिंदगी के लिए दुआ मांग रही थी। आइस बाहर खड़ा उसे सुन रहा था। आइस का दिल कट कर रह गया। वो मासूम सी लड़की कैसे अरीश की जिंदगी की भीख मांग रही थी, और उस शख्स को जरा तरस नहीं आया ऐसा करते, ऐसा सोचते हुए। लेकिन आता भी क्यों? कौन सा कोई रिश्ता था उस शख्स से अरीश का? मगर उसकी अपनी औलाद भी तो थी, उसको अपनी औलाद का भी ख्याल नहीं रहा। आइज ने जब्त से आंखें बंद कर ली। एक नन्हा सा आंसू उसकी गाल से फिसलता हुआ उसकी शर्ट के कॉलर में जज्ब हो गया। ये बात ही उसके लिए सुहानी रूह थी। अगर उसके जान से अजीज भाई को कुछ हो जाता, उससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। जो भी हो, मगर उसका भाई ही उसका फख्र था। तकरीबन 1 घंटे बाद जाहिद साहब भी राबिया बेगम और बच्चों को लिए आ गए थे। आयज उन्हें देखता ही वहां से चला गया था। अहमद साहब ने ये चीज महसूस की थी, मगर वो कुछ बोले नहीं। जाहिद साहब अहमद साहब को तसल्ली दे रहे थे, झूठी तसल्ली। अहमद साहब और सानिया बेगम तो निढाल से थे। मदीहा बेगम ने ही सानिया बेगम को संभाल रखा था, और अब राबिया बेगम ने भी काफी हौसला दिया था। सभी खामोश थे। आनिया अरीज से मिली तो फिर से रो दी। रोते नहीं आनी, दुआ की है ना अल्लाह से, अरीश भाई को कुछ नहीं होगा। वो उसे चुप करवाने लगी तो थोड़ी देर बाद वो चुप कर ही गई। भाभी, आइस कहाँ पर है? हमारे आते ही निकल गया। राबिया ने सानिया से पूछा तो अरीश के कान भी खड़े हो गए। उसे यही लगा था कि आइस उसकी वजह से गया है। वो उसे कई दिनों से इग्नोर कर रहा था। फिर शाम वाली बात का भी पता नहीं क्या मतलब था। वो अभी तक उसी बात पे उलझी हुई थी। पता नहीं, कोई काम याद आ गया होगा। सानिया बेगम ने सिर्फ इतना ही कहा। आधे घंटे बाद वो लोग घर चले गए।
जफर साहब और मदीहा बेगम भी अहमद साहब के इसरार पर घर चले गए। सानिया बेगम को भी अहमद साहब ने कहा, मगर वो नहीं मानी। आयज उन्हें जबरदस्ती घर छोड़ आया, मगर आनिया तो हिलने को तैयार ही नहीं थी। मजबूरन अरीज को आनिया के साथ रुकना पड़ा था। अब हॉस्पिटल में सिर्फ 4 लोग थे, अहमद साहब, आयस, आनिया और अरीज। कुछ खा लो आनिया, कब तक क्यों भूखी रहोगी? अरीज उसके पास बैठती हुई बोली। मुझे नहीं खाना, वो खाना मैंने अरीज के लिए बनाया था। अब जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता मैं नहीं खाऊंगी। वो जिद्दी लहजे में बोली। आनिया, फजूल की जिद ना करो, अपनी हालत देखो, रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। कुछ नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। आइस भी पास बैठता आनिया को समझाने लगा, तो आइस की जिद पर आनिया ने थोड़ा सा खा ही लिया। सारा खानदान ही जिद्दी है, अरीज हल्का सा बोली, मगर आइस ने उसकी आवाज बखूबी सुन ली थी। जिद्दी जरूर है, मगर अपनी जिद में कुछ लोगों की तरह किसी का नुकसान नहीं करते। वो चुपते हुए लहजे में कहता वहां से उठ गया। अरीज का तो आइस की बात पर मुंह ही खुल गया। क्या कुछ न था उसके लहजे में उस वक्त। वो उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई थी। यह बंदा कभी सीधी बात पता नहीं क्यों नहीं करता। वो सिर्फ सोच कर रह गई। अभी यही कोई 10-15 मिनट गुजरे होंगे कि एक डॉक्टर उनके पास आया। अहमद साहब और आइस फौरन से खड़े हो गए। पेशेंट को होश आ गया है, कांग्रेट्स। अभी उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप लोग उनसे मिल लीजिएगा। वो पेशा वराना मुस्कुराहट से कहते आगे चल दिए। अहमद साहब ने बेइख्तियार ऊपर की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आइस भी खुश हो गया। आनिया के खुशी के मारे आंसू निकल आए और अरीज भी खुश थी। यार अब तो मत रो, होश आ गया है अरीज भाई को, वो ठीक है। अरीज ने उसे चुप करवाया। बस क्या करूं, ये तो खुशी के आंसू हैं। मेरे अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली। वो आंसू साफ करते मुस्कुराते हुए बोली। वो शायद पूरे 2 दिन बाद मुस्कुराई थी। ओए लड़की, सिर्फ तुम्हारी नहीं हम सब की दुआएं थी। आइस भी मुस्कुराता हुआ आनिया के सर पर चपत लगाता बोला। अरीज ने आइस की तरफ देखा। आइस को मुस्कुराता देखकर अरीज को अनजानी से खुशी हुई थी। वो शख्स हंसता मुस्कुराता ही अच्छा लगता था। आइस को देखती वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। जब आनिया ने उसके बाजू पर चुटकी काटी तो उसकी सोचों का तसलसल टूटा। क्या है, पागल हो गई हो? खुशी के मारे दिमाग खसक गया है तुम्हारा? अरीज अपने बाजू को मसलती आनिया पर चढ़ दौड़ी। पागल तो तुम हो गई हो, जो कब से आइस को मुस्कुराकर देखी जा रही हो। क्या चक्कर है? वो उसे ठोका मारती आइस की तरफ देखती बोली, जो अहमद साहब की किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। कुछ भी नहीं, मैं तो किसी और बात पर मुस्कुरा रही थी। वो गड़बड़ाती हुई अपनी सफाई देती हुई बोली। अच्छा जी, किस बात पर? वो भी आनिया थी। दफा करो, मैं तुम्हारी बातों में भूल गई। वो लापरवाही से बोली। ओके देवरानी जी, आनिया शरारत से बोली। आनिया के इस तरह कहने पर अरीज बुरी तरह गड़बड़ा गई। उसने बेसाख्ता आइस को देखा कि कहीं उसने तो नहीं सुन लिया, मगर शुक्र उसने नहीं सुना था। उसने शुक्र का सांस लिया और आनिया को घूरती अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ओहो लड़की, तुम तो शर्माती भी हो। अरीज को ब्लश होता देखकर आनिया ने हैरान होने की एक्टिंग करते हुए दोनों हाथ गाल पर रखे कहा। चुप कर जाओ आनिया। वो बमुश्किल इतना ही कह सकी। उसे डर था कि कहीं आइस आनिया बीबी की गौर अफशानी न सुन ले। वो एक नज़र आइस को भी देखती। ओके बॉस, मुंह पर उंगली रखते मुस्कुरा कर बोली। थैंक्स। वो एक नज़र उसे देखती बोली। अब कहाँ जा रही हो? यार शुक्राने के नफल अदा करने। मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। क्यों? आइस है तो तुम्हारे पास। वो एक मर्तबा फिर शरारत से गोया हुई। प्लीज़ माफ़ कर दो। वो बाकायदा हाथ जोड़ गई। ओके यार, जा, तुझे माफ़ किया। वो एहसान करने वाले अंदाज में बोली। फिर वो दोनों हंस दी। वो ऐसी ही थी, बेवजह घंटे तक हंसने वाली। अरीज को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। अहमद साहब ने घर में सबको इत्तला कर दी थी कि अरीज को होश आ गया है। सब घर वाले उससे मिलने हॉस्पिटल आ गए थे। जाहिद साहब भी आए थे। आइस का बस नहीं चल रहा था कि जाहिद साहब को उठाकर बाहर फेंक दे। बेटा, वहां खड़े क्या सोच रहे हो? भाई से मिल लो। सानिया बेगम ने आइस को ख्यालों में गुम खड़ा देखकर कहा। अरीश ने भी उसकी तरफ देखा। वो उसे काफी बदला बदला लगा। इस वक्त रूम में अरीश के पास वही दोनों थे। मैं भी मिल लूंगा, पहले इन्हें इनकी बेगम से मिलवा दें, कब से बेचैन हो रहे हैं। आइस ने शरारत से कहा तो सानिया बेगम हंस दी, जबकि अरीश उसको घूर कर रह गया। इनकी बेगम से भी मिलवा देंगे, पहले तुम तो मिल लो। सानिया बेगम कहती उठकर कमरे से बाहर निकल गई।
अभी डॉक्टर्स ने उसे डिस्टर्ब करने से मना किया था, इसलिए बारी बारी सब उससे मिलने आ रहे थे। आइस चलता हुआ उसके पास ही बैठ गया और उसे देखने लगा। कितना कमजोर हो गया था वो। सर पर भी पट्टी थी। वो अभी मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हुआ था। ऐसे क्या देख रहे हो? पहली बार देखा है? आइस के मुसलसल देखने पर अरीश आहिस्ता से बोला। आइस की आंखें एकदम नम हो गई और वो अरीश के गले लग गया। बड़ा रुलाया है यार तूने, आइस ने नम आवाज में कहा। पागल हो गया है? तू रो रहा है? तू तो दूसरों को रुलाता है। चल चुप कर पागल। मुंह से चुप करवाने लगा। आइस उससे अलग होता आंसू साफ करता मुस्कुरा दिया। हाँ, यूं अच्छा लगता है, वो प्यार से बोला। अभी वो मजीद कोई बात करते अरीज अचानक कमरे में आ गई तो आइस को देखकर वहीं दरवाजे पर रुक गई। आ जाओ अरीज, अरीश ने धीमे लहजे में कहा। इससे ज्यादा बोलने से डॉक्टर्स ने अभी मना किया था। अरीश के कहने पर आइस ने गर्दन मोड़कर उसे देखा तो चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। अरीज ने ये चीज बुरी तरह महसूस की थी। अभी अरीज अंदर आती आइस उसके पास से होता हुआ बाहर निकल गया। अरीज का दिल टूटा था। मुझे लगा अम्मी यहाँ होंगी, वो वजाहत देती कमरे से निकल गई। अरीश इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करता रह गया। कुछ गड़बड़ जरूर है, पता करना पड़ेगा, वो सोचता हुआ आंखें मूंद गया। अरीज बाहर निकलकर सीधा कैंटीन वाली साइड पर आई थी। वो रोना नहीं चाहती थी मगर उसे आइस का इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, और बात करते भी हैं तो तंज ही होता है उनकी बातों में। ये सोचते हुए उसकी आंख से एक आंसू निकलता गाल पर फिसल गया। मैं भी उनसे पूछ कर ही रहूंगी कि क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरा कसूर क्या है। वो आंसू साफ करती अज़्म से बोलती आन्या को ढूंढने चली गई। अरीश आंखें मूंदे लेटा था जब उसे कमरे में अपने अलावा किसी और की मौजूदगी का भी एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो नजरें दरवाजे पर खड़ी आन्या पर पड़ी तो उसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट छा गई। वो इस वक्त सीधा उसके दिल में उतर रही थी। अरीश को अपनी तरफ देखता पाकर वो चलती हुई उसके पास ही आकर बैठ गई। अरीश फिर से मुस्कुरा दिया। कैसे हैं? वो सर झुकाई बोली। यकीनन वो अपने आंसू बाहर आने से रोक रही थी। कैसा लग रहा हूँ? उल्टा सवाल किया गया। आन्या ने एक नज़र उसे देखा। वो उसे भी बहुत कमज़ोर सा लगा। ये वो अरीश नहीं था जो वो उसे इस्लामाबाद जाने से पहले मिलकर गया था। क्या हुआ? अरीश ने प्यार से पूछा तो आन्या की आंखों में आंसू आ गए और इस दफ़ा उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी। आन्या क्या हो गया, रो क्यों रही हो? वो उसे चुप करवाने लगा। आपको दर्द हो रहा होगा, अल्लाह पूछे जिसने आपको तकलीफ दी है, वो आंसू साफ करते हुए बोली। इतना ख्याल है मेरा? वो उसे छेड़ रहा था। अरीश, वो उसे आंखें दिखाती उसके कंधे पर थप्पड़ मारते हुए बोली। ओह! वो तकलीफ से कराह कर रह गया। दर्द हुआ ना? मुझे भी ऐसे ही हुआ था आपके एक्सीडेंट का सुन के। उसने कितने आराम से उससे इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन जब एहसास हुआ तो जुबान दांतों तले दबाई। ऐसे क्या देख रहे हैं? मेरे मुंह पर कुछ लिखा हुआ है। वो अरीश की मुसलसल खुद को गौर से देखने पर चिढ़ गई। बिल्कुल, बताऊं क्या कुछ लिखा हुआ है? वो उससे मजीद चढ़ाता हुआ बोला। नहीं, मुझे अब कुछ न बताएं। अब आप आराम करें, डॉक्टर्स ने ज्यादा बोलने से मना किया है। लगता है वाकई सर पर गहरी चोट आई है। वो उसे कहती जल्दी से वहां से उठ गई तो अरीश उसकी बात पर हंस दिया। वो भी मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। अहमद साहब, सानिया बेगम उनके पास बैठते हुए बोली। अहमद साहब अभी हॉस्पिटल से घर आए थे। हॉस्पिटल में जफर साहब थे, उन्होंने ही अहमद साहब को भेजा था कि वो थोड़ा आराम कर लें। जी बेगम, कोई बात है? वो सानिया बेगम को परेशान देखकर बोले। वो मैं ये सोच रही थी कि उस बंदे ने बताया था कि कोई गाड़ी जानकर अरीश की गाड़ी को टक्कर मारती आगे निकली है। आखिर कौन होगा वो? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। वो उन्हें परेशानी बताते बोली। बेगम, आप भी फजूल में फिक्र करती हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आज की नौजवान नस्ल का तो पता है, लाओबाली से होते हैं। वो उन्हें समझाते हुए बोले। पता नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा कि ये एक एक्सीडेंट था। उसके बताने से लग रहा था जैसे ये किसी का सोचा समझा प्लान था। वो पुरसोच अंदाज में बोली। अरे आप टेंशन मत लें, वैसे भी अरीश को कुछ नहीं हुआ। शुक्र अदा करें बच्चे की जान बच गई। वो कहते ही लेट गए। सानिया बेगम भी खामोश हो गई। शुक्र तो उन्होंने भी अदा किया था कि अरीश बच गया था, मगर वो मुतमईन अभी भी नहीं थी कि ये महज एक एक्सीडेंट है। अरीश आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहा था। इस एक्सीडेंट को एक हफ्ता हो चुका था। आज अरीश डिस्चार्ज होकर घर भी आ गया था।
सब खुश थे। आयस तो अब हर वक्त जाहिद साहब पर नजर रखता था। उसने सोच लिया था कि अब वो अहमद साहब से इस बारे में बात करेगा और उनको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाएगा। ये तो वो और उसका अल्लाह ही जानते थे कि वो कितनी मुश्किल से जाहिद साहब को घर में चलता फिरता बर्दाश्त कर रहा था। आखिर वो ऐसा कर ही क्यों रहे थे? उसने अरीज से भी बात करना छोड़ी हुई थी। वो अपने गुस्से में भूल चुका था कि वो कभी अरीज से मोहब्बत भी करता था। उसके सर पर बस एक ही बात सवार थी कि उसे उस मनहूस शख्स का पोल खुलवाना था। आन्या ने अरीश के लिए सूप बनाया था। वो अब उसके कमरे में मौजूद उसे ये पीने के लिए कह रही थी, मगर अरीश पीने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो पिछले एक हफ्ते से ऐसी चीजें खा पी के बेजार हो चुका था। अरीश, प्लीज, मैंने ये आपके लिए अपने हाथों से बनाया है, वो इल्तिजा करती हुई बोली। जी बिल्कुल, जैसे कल भी बनाया था। वो तंजी अंदाज में उसे कल के सूप का हवाला देता बोला, जो आनिया ने उसे ये कहकर पिलाया था कि ये उसने बनाया है, मगर बाद में उसे पता चला कि ये सानिया बेगम ने उसे बना कर दिया था। नहीं, पक्का टेस्ट तो करें, आज मैंने ही बनाया है। वो सर झुकाकर आहिस्ता से बोली। इतने में आइस कमरे में आता आता रुक गया। ओ भाभी, आप लोग बिजी हैं तो मैं चला जाता हूँ, वो शरारत से बोला। नहीं, आ जाओ, हमको यहाँ पर एटमी बम बनाने के मंसूबे नहीं बना रहे। आनिया उसे घूरती हुई बोली तो वो हंसता हुआ अंदर आ गया। अच्छा, मुझे लगा शायद शादी की प्लानिंग चल रही है। वो सोफे पर बैठता हुआ फिर से शरारत से गोया हुआ। आइस, सुधर जाओ, वो आंखें दिखाती बोली। ले आओ मेरे लिए कोई सुधारने वाली, वो हनूस शरारत में बोला। करती हूँ तुम्हारा इंतजाम, तुम्हें सीधा कर देगी, वो भी पुरजोश सी बोली। अरे ऐसी क्या जल्दी, पहले भाई को तो सीधा कर लें आप, और अभी तो मैंने बहुत से लोगों को सीधा करना है। वो आखिरी बात अरीज को देखते हुए बोला था। वो अरीज को कमरे में आता देख चुका था। अरीज ने उसकी ये बात बखूबी सुन ली थी और वो ये भी जान गई थी कि ये तंज उस पर किया गया है। वो बुरी तरह हर्ट हुई थी। बगैर कुछ भी कहे बगैर वो उल्टे कदमों कमरे से बाहर भागी थी। अरीश और आनिया ने उसे नहीं देखा था। ये किन लोगों की बात हो रही है? अरीश ने उसके चेहरे के तासुरात जांचते हुए पूछा। बस है कुछ लोग, बताऊंगा कभी फुर्सत में। आप लोग करें अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स, मुझे ज़रा काम है, वो आखिर में शरारत से कहता कमरे से निकल गया। ये काफ़ी चेंज हो गया है, अरीश ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, जहां से अभी आइस गुजर कर गया था। मुझे भी लग रहा है, पता नहीं अजीब इंसान है, कुछ पूछो तो बताता भी नहीं है, आन्या पुरसोच अंदाज में बोली। सही कह रही हो, पता नहीं क्या करता फिरता है, अरीश ने सर झटका। और आप क्या करते हैं? सूप ठंडा हो गया ना, अब क्या फ़ायदा, आप चाहते ही यही थे। वो एक नज़र अरीश और एक नज़र हाथ में पकड़े सूप को देखती हुई मुंह बनाकर बोली और साथ ही कमरे से बाहर निकल गई। अरीश उसके अंदाज पर मुस्कुराता रह गया। वो इस वक्त किचन में खड़ी आइस के बारे में सोच रही थी। आइस किचन में पानी के लिए आया तो उसे यूं खड़ा देखकर एक लम्हे के लिए खटका, मगर फिर फ्रिज से बोतल निकालकर शेफ पर पड़े गिलास में पानी उंडेलने लगा। अरीश ने अपनी तमाम तर हिम्मत मुश्तमल करते हुए उसे पुकारा। आइस। बेनियाजी से उसे बगैर देखे जवाब दिया गया। आप मेरे साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? मेरा कसूर क्या है आखिर? अभी वो मजीद बोलती आइज ने गुस्से से उसका हाथ जोर से पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। तुम्हारा कसूर यह है कि तुम उस जलील इंसान की बेटी हो, वो उस पर दबा दबा सा चिल्लाया था। आइस के अचानक से ऐसा करने पर अरीज डर गई थी और उसकी आंखों से आंसू बहने थे। आइस की आंखों में किसी किस्म की भी रियायत नहीं थी। गुस्से से लाल आंखें वो अरीज के चेहरे पर गाढ़े हुए था। और अब तुम मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। वो उस पर तरस खाकर उसे छोड़ता रुख बदल गया। अरीज तो सख्ते की हालत में थी। आइस के कहते ही फौरन किचन से भागी थी। आइस ने गुस्से से अपने हाथ का मुक्का बनाकर शेल्फ पर जोर से मारा था। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आज हर हाल में अब्बू से बात करनी पड़ेगी, मजीद बर्दाश्त नहीं होता मुझसे ये इंसान मेरे घर में, वो सोचता किचन से बाहर निकल गया। अरीज भागती हुई कमरे में आई थी और कमरे का दरवाज़ा बंद करती वहीं ज़मीन पर बैठती फूट फूट कर रो दी। उसकी खुशकिस्मती थी कि आनिया कमरे में नहीं थी। आज आइस की इस हरकत से वो बहुत हर्ट हुई थी। उसे आइस से इस तरह की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आखिर आइस उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था और आज फिर से उसने उसके बाप का जिक्र किया था। उसे इस वक्त कुछ नहीं समझ आ रही थी। जो भी था, उसे आइस के लफ्ज़ों से ज़्यादा उसके रवैये से तकलीफ हुई थी। जैसा आइस को वो देखती आई थी या जैसा वो दिखता था, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने आज से पहले आइस को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था।
ज़रूर कोई बड़ा मसला है, मुझे मामले की तह तक पहुंचना होगा। आइस बिला वजह तो नहीं ऐसा सलूक कर रहा है, ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी उसके पीछे। लेकिन क्या? जो भी हो मैं पता लगवा कर रहूंगी। वो अपने आंसू साफ करती वॉशरूम में अपना हुलिया सेट करने घुस गई। वो अपने ऑफिस में बैठा ऑफिस की कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। वो अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, बस कभी कभी सर में दर्द होती थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो भी वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उससे अब घर बैठे बोरियत होने लगी तो उसने अहमद साहब से ऑफिस जाने का कहा, मगर उन्होंने उसे अभी आराम करने के लिए कहा था। मगर कुछ फाइल्स उसने उनसे ले ली थी। अब वो बैठा उन पर ही गौर कर रहा था जब दरवाजे पर नॉक हुआ। आ जाएं, उसने मसरूफ से अंदाज में कहा। भाई, आपसे ज़रूरी बात करनी थी। आइस अंदर आते ही मुद्दे पर आया था। अरीश ने आईब्रो चुकाकर सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। बैठ जाओ, पहले आराम से तो बैठो, फिर बताओ क्या बात है। वो अभी कुछ बोलता अरीश ने सोफे की तरफ इशारा करते उसे बैठने का कहा। वो फाइल बंद करता अब आइस की तरफ मुतवज्जे हो चुका था। बोलो, क्या कहना था? वो संजीदा था। आइस अभी कुछ बोलता दरवाज़ा हल्का सा नॉक हुआ और सानिया बेगम अंदर आ गई। अरे, मेरे दोनों बेटे क्या कर रहे हैं? वो उन दोनों को देखकर खुश हुई थी। वो अम्मी भाई से बात करनी थी। अच्छा है आप भी आ गई। आइस खड़े होता उन्हें जगह देता हुआ बोला। असल में मैं खुद भी अरीश के पास इसी सिलसिले में आई थी कि मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वो भी सोफे पर बैठती बोली। वाह, चलिए अब बता भी दें, आप लोग ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो मुझसे ही करनी है? वो हौले से मुस्कुराता हुआ बोला। अम्मी तो लगता है आपकी शादी की बात करने आई हैं। आइस हंसी दबाते बोला तो वो दोनों भी हंस दिए। इस लड़के को तो जब देखो शादी की पड़ी होती है, और भी बहुत सी ज़रूरी बातें होती हैं। सानिया बेगम ने आइस की तरफ देखकर कहा तो वो सर झुका गया। बेटा, असल बात ये थी कि जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो एक बंदा तुम्हें इमरजेंसी हॉस्पिटल लेकर पहुंचा था। उसकी बाबत हमें पता चला कि किसी गाड़ी ने जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी को टक्कर मारी है। बेटा, मैं उस दिन से परेशान हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि जिसको हम सब ने एक्सीडेंट का नाम दे दिया है, असल में ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी की साजिश लगती है। मुझे समझ नहीं आती कि हमारी किसी से भला क्या दुश्मनी जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। वो आखिर में नम आवाज में बोली तो अरीश और आइस उनकी तरफ लपके। अम्मी रोइए तो मत, मैं आपके सामने सही सलामत बैठा हूँ। वो उन्हें चुप करवाता तसल्ली देने लगा। बेटा, मैंने तुम लोगों के अब्बू से भी इस बारे में बात की, मगर उन्होंने मेरा वहम समझकर मेरी बात टाल दी। मगर मेरा दिल नहीं मानता बेटा। वो बेचैन दिख रही थी। अरीश सर झुकाए उनकी बात सुन रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो सही ही तो कह रही थी। आइज इस सिचुएशन में अपने लब को चल रहा था। उसने एक लंबा सांस खारिज किया और बोल दिया। अम्मा, मैं जानता हूं कि भाई के एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है। उसके कहने पर अरीश और सानिया बेगम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं यही बात भाई से करने आया था, क्योंकि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता वो शख्स। वो अपना गुस्सा दबाता बोला। उसके जिक्र से ही आइस को गुस्सा आने लगता था। कौन शख्स, और तुम कैसे जानते हो? सानिया बेगम ने उससे हैरानी से पूछा। उसने एक नज़र उन दोनों को देखा। दोनों ही उसके जवाब के मुंतजिर थे। जाहिद फुप्पा, वो आहिस्ता से कह दिया। क्या शर्म आती है ये बोलते हुए? तुम्हारी फुप्पो क्या सोचेंगी अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? अरीश, तुम इस लड़के को समझाओ, पता नहीं कुछ भी बोल देता है। वो तो गुस्सा ही कर गई, मगर उनके बरअक्स अरीश उतना ही पुरसकून बैठा था। आप मेरा यकीन करें ना करें, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने खुद जाहिद साहब की गुफ्तगू अपने कानों से सुनी है, और मेरे पास इस बात का सबूत भी है कि भाई का एक्सीडेंट उन्होंने ही करवाया है। वो गुस्से में कहता उठ खड़ा हुआ। चुप कर जाओ आइस। अरीश, चुप क्यों नहीं करवाते इसे? इसने तो हमें जलील करवाने का सोच लिया है। क्या सोचेंगी तुम्हारी फुप्पो कि ये इज्जत है मेरी शोहर की मेरे भाई के घर? वो परेशानी से आइस को देखती बोली, जो गुस्से से रुख मोड़ गया। अम्मी रिलैक्स, प्लीज़ आराम से बैठकर बात करते हैं। यूं बात की तो सारे घर वाले परेशान हो जाएंगे इस वक्त। वो उन्हें कंधे से थामता हुआ समझाने लगा। इसे भी तो बोलो, जो मुंह में आता है कह देता है। सानिया बेगम फिक्र से बोली। आइस, इधर बैठो आराम से तुम भी, और पूरी बात बताओ क्या है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मुझे भी उन पर शक था। वो आइस को हाथ पकड़कर बैठाता बोला तो सानिया बेगम अरीश को घूर कर रह गई। भाई, आप मेरी बात सुने, अम्मी तो गुस्सा ही करी जा रही हैं। आइस शिकायती नज़रों से सानिया को देखता बोला। बोलो, सुन रहा हूँ मैं। भाई, जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ उस रात मैं भाभी को लेने घर आया,
और वो उन दोनों को सारी बात बताता गया। अरीज ज़्यादा हैरान नहीं हुआ, उसे जाहिद साहब पर पहले ही से शक था, मगर सानिया बेगम ने आइस को बेयकीनी से देखा। मैंने उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड भी किया है, ये देखें। वो मोबाइल निकालता हुआ रिकॉर्डिंग चला गया। वो अरीश के बारे में बात कर रहे थे और वो आवाज़ 100% जाहिद साहब की ही थी। अरीश मेरा बच्चा। वो अरीश को साथ लगाती प्यार करने लगी। आप मेरे पर यकीन नहीं कर रही थी ना, और अब भी सारी बात मेरी वजह से पता चली, और बजाय इसके कि मेरे साथ वारी जाएं, आप भाई को प्यार कर रही हैं। वो माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए मजाक से शिकवा कर गया, जिस पर वो दोनों उसका मुंह देखकर हंस दिए। तू भी मेरी जान है। वो तो अरीश का सोचकर मुझे कुछ हो गया कि अगर कुछ हो जाता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो उसे भी अपने साथ लगाती प्यार करने लगी। वो आइस को जितना भी कोसती, मगर आज उसने साबित कर दिया था कि वो भी अरीश का भाई है। चलो अब तुम आराम करो, हम चलते हैं। फिर मैं अहमद साहब से सुबह इस बारे में बात करती हूँ। अब और देर नहीं करनी चाहिए, कहीं ये इंसान मजीद नुकसान ही ना पहुँचाए मेरे बच्चों को। वो प्यार से कहती निकल गई। चल यार, मैं भी चला, गुड नाइट, आइस कहता जाने लगा, जब अरीश ने उसे एकदम अपनी तरफ खींचकर गले से लगा लिया। भाई, आज तूने दिल खुश कर दिया। तूने बता दिया आज कि तू कितनी बड़ी फिल्म है। आइस, जो उसकी अचानक यूं गले लगाने पर हैरान हुआ था, मुतवक्के तारीफ का सोचकर खुश भी हुआ, लेकिन अरीश ने उसकी इस ख्वाहिश पर ठंडा ठार पानी फेर दिया तो उसका मुंह बन गया। ओए दूर हट, भाभी नहीं हूं मैं, नींद में तो नहीं है तू। वो उसे अपने से दूर धकेलता बोला, मगर अगले लम्हे अरीश के तासुरात देखकर गड़बड़ा गया, जो कि काफ़ी खतरनाक थे। कोई नहीं भाई, मैं ही होऊंगा नींद में। और ये आइस साहब ने कहते ही कमरे से दौड़ लगा दी। अरीश उसकी इस हरकत पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया, मगर अगले ही पल उसके चेहरे पर फिक्र नुमाया हुई। जाहिद साहब का तो कुछ करना ही पड़ेगा अब, वो सोचता हुआ बेड पर धप से लेट गया। आन्या, यार आज कुछ करें, बोरियत हो रही है। वो आन्या के पास बैठती बोली, जो किसी किताब में गुम थी। आन्या, अरीज ने उसे झंझोड़ डाला। क्या आफत टूट पड़ी है तुम पर पागल लड़की। वो गुस्से से सर उठाती अरीज पर बरस पड़ी। यार प्लीज बंद करो ये अपनी पढ़ाई और कुछ करो, मैं बोर हो रही हूँ। वो उसके हाथों से किताब छीनती बोली, यार मेरी बुक वापस करो, मुझे पढ़ना है, परसों मेरा पेपर है। वो उससे लेने की कोशिश में गुस्से से चीख रही थी। नहीं दूंगी, वो कहती वहां से भागने लगी थी कि उसका पांव अचानक मुड़ा और हमारी बेचारी अरीज जमीन बोस हो गई। आन्या का हंस हंस कर बुरा हाल था, और बेचारी अरीज दर्द और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात से आन्या को घूरती वहां से उठकर अंदर जाने लगी, तो पीछे खड़े आइस पर नजर पड़ी, जो हंस रहा था। यकीनन उसने भी अरीज को गिरते देखा था। अरीज का चेहरा खफत से सुर्ख पड़ गया। वो आइस के पास से सर झुकाए गुजर गई। वैसे तो आजकल सड़ा हुआ करेला बना हुआ होता है, और मेरे गिरने पर दांत ही अंदर नहीं हो रहे थे। अरे इससे तो अच्छा था मैं भरे बाजार में गिर जाती। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते अपने पाँव का मुआयना कर रही थी। इधर दिखाओ। वो उसके सर पर खड़ा अब बैठते हुए हाथ आगे किए हुए था। उसने जुबान दांतों तले दबाई, क्योंकि वो हमारी अरीज बाजी की ये गौहर फिशानी भी सुन चुके थे। मैंने नहीं दिखाना, और मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, मर नहीं गई मैं। वो अपना पाँव पीछे करती गुस्से में जो मुंह में आया बोल गई। नहीं दिखाना तो ना दिखाओ, मगर आइंदा मेरे सामने मरने की बात मत करना। मरने का ज्यादा शौक है तो बताओ, तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। वो उसको गुस्से से एक नजर देखता चबा चबा कर बोलता आगे बढ़ गया। अरीज उसकी बात से कांप उठी। उसने तो वैसे ही गुस्से में कह दिया था। क्या मुसीबत पड़ी थी मुझे भी, हमेशा कुछ उल्टा बोल देती हूँ। इस इंसान के आगे तो बोलना ही नहीं है अब। वो अपने आप में झुंझुलाती जमीन पर पैर पटकती बोली, लेकिन उसी के साथ उसकी चीख भी निकली, क्योंकि एक दफा फिर हमारी अरीज साहिबा जोश में आकर अपना जख्मी पैर ही जमीन पर मार बैठी थी। अहमद साहब, वो खाने के बाद रात में चाय देने कमरे में आई तो उनके पास ही बैठ गई। जी बेगम, कोई काम था? वो अपनी ऐनक उतारकर एक साइड पर रखते हुए बोले, और साथ ही फाइल को भी बंद कर दिया। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो परेशानी से गोया हुई। जी जी ज़रूर करें। और वो पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जे थे। मैंने आपसे कहा था ना कि अरीज का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि एक प्लान था सब। देखे बेगम, अब फिर से वही बात कर रही हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ये सब आपका वहम हो सकता है। आप क्यों फिर बार बार परेशान हो रही हैं? और अल्लाह की फजल से हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। वो उन्हें आराम से समझाते हुए बोले। जी मैंने आपकी बात सुनी थी तब, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था,
اور میں نے اس بارے میں عریش سے بات کی اور وہی بات ہوئی. واقعی وہ پلان ہی تھا. وہ بولتی ہوئی ایک نظر احمد صاحب پر ڈالتی جن کے چہرے کے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ الجھ گئے تھے. کس کا پلان تھا؟ انہوں نے سپاٹ لہجے میں بولا. زاہد بھائی کا. کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کھل کے کہیں. ان کو ثانیہ بیگم کی بات سے جھٹکا لگا تھا اور وہ فوراً سے ریئیکشن دینے والوں میں سے نہیں تھے، اس لیے اس کی وجہ پوچھی کہ آخر کیسے انہیں لگا کہ وہی وہ ہو سکتے ہیں. تو اس پر ثانیہ بیگم انہیں ساری بات بتاتی گئی اور آخر میں وہ ریکارڈنگ بھی سنائی جو آئز انہیں واٹس ایپ کر چکا تھا. احمد صاحب تو دنگ رہ گئے. یہ تو آستین کا سانپ نکلا، لیکن اب اس سانپ کا کچھ کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ یہ کسی اور کو ڈسے. احمد صاحب پرسوچ انداز میں بولے. انہیں حقیقتاً بہت دکھ پہنچا تھا. انہوں نے ہمیشہ زاہد صاحب کو بڑے بھائیوں جیسی عزت دی تھی، لیکن شاید اس شخص کو عزت راس نہیں آئی تھی. میں ابھی جا کر اس کمینے انسان سے پوچھتا ہوں آخر ہم نے اس کا بگاڑا کیا ہے جو اس نے یہ سب کرنے کا سوچ لیا ہے. وہ کمرے سے اٹھتے باہر زاہد صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئے. یا اللہ خیر. ثانیہ بیگم بھی ان کے پیچھے نکل گئی تھی. دل ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں اب اس گھر میں کون سا طوفان آنے والا ہے. ایک ہنستے بستے گھر کو زاہد صاحب کی نظر کھا گئی تھی. احمد صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے زاہد صاحب کی جگہ ظفر صاحب کے کمرے کی راہ لے لی. ہلکے سے دروازے پر نوک کی اور ایک نظر اپنے پیچھے کھڑی اپنی شریک حیات پر ڈالی جو پریشان تھے. ارے آپ پریشان نہ ہو بیگم، وہ انہیں حوصلہ دیتے بولے تو انہوں نے اپنے آپ کو ریلیکس کیا. جی بھائی صاحب خیریت؟ آپ اس وقت اندر آئیں. ظفر صاحب دروازہ کھولتے ہی حیران ہوتے ہوئے انہیں اندر آنے کے لیے راستہ دیتے ہوئے بولے. احمد صاحب اندر آ گئے. وہ کافی سنجیدہ لگ رہے تھے. ظفر صاحب کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا. بھائی صاحب، بھابھی، آپ لوگ آئیں بیٹھیں. مدیحہ انہیں بیٹھنے کا کہنے لگی. وہ بھی حیران ہوئی تھی. اشاروں سے ظفر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کندھے اچکا دیے. جی بھائی بتائیں، آپ لوگوں کو کوئی کام تھا ہم سے تو ہمیں بلا لیا ہوتا. ظفر صاحب احتراماً ایک نظر مدیحہ کو دیکھتے ہوئے بولے. وہ بھی سوالیہ نظروں سے ان لوگوں کو ہی دیکھ رہی تھی. ہمیں بہت ضروری بات کرنی ہے آپ دونوں سے، احمد صاحب شروع کرتے ہوئے بولے. جی جی بھائی صاحب آپ کہیں، ہم سن رہے ہیں. ظفر صاحب اور مدیحہ بیگم ان کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو گئے. بات دراصل یہ ہے کہ جو عریش کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ایکسیڈنٹ نہیں، دراصل ایک سازش تھی. وہ ایک نظر انہیں دیکھتے ہوئے بتا گئے. وہ دونوں الجھ گئے. کیسی سازش؟ کسی نے جان کر عریش کی گاڑی کو ہٹ کیا تھا. وہ بندہ بھی کچھ یوں ہی بتا رہا تھا. میں یہ بات بالکل نہ سوچتا، مگر مجھے اس دن سے مسلسل ثانیہ بھی کہہ رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر میں ٹال دیتا تھا. لیکن مجھے اب یقین ہو گیا ہے جب ثانیہ نے مجھے وہ ریکارڈنگ سنائی. وہ لہجہ بھر کو رکے. وہ دونوں انہی کی طرف دیکھ رہے تھے. یہ ایکسیڈنٹ زاہد نے اپنے کسی بندے سے کہہ کر کروایا ہے عریش کا. احمد صاحب نے جیسے ان کے سر پر بم پھوڑا تھا. لیکن بھائی صاحب آپ یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور وہ ریکارڈنگ کا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ظفر صاحب کو یقین کرنا مشکل تھا. بالکل، اور اگر یہ بات رابعہ باجی کو پتہ چلی تو وہ بہت ہرٹ ہوں گی. مدیحہ بیگم بھی بولی. مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے ریکارڈنگ سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا. وہ موبائل نکالتے بولے اور ریکارڈنگ کا بٹن آن کر کے موبائل ظفر صاحب کو تھما دیا. آواز زاہد صاحب کی ہی تھی. 1% بھی شک کی گنجائش نہیں بچی تھی. وہ انسان کمینگی سے قہقہ لگا رہا تھا. اب دیکھتے جاؤ عریش احمد، تمہارے ساتھ میں کرتا کیا ہوں. عریش صاحب اور احمد صاحب، بڑا غرور تھا نا آپ کو اس عریش پر. اب دیکھنا کیسے آپ کا غرور خاک میں ملے گا. کہتے ہوئے پھر سے ایک ٹہکا لگایا گیا تھا. ظفر صاحب تو حیران سے سب سن رہے تھے. جب ریکارڈنگ ختم ہو گئی تو انہوں نے بے یقینی سے احمد صاحب کی طرف دیکھا. مدیحہ کا بھی حال کچھ مختلف نہ تھا. لیکن بھائی صاحب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ انسان آخر ہم سے چاہتا کیا ہے، اور یہ عریش کے ہی پیچھے کیوں پڑا ہے. وہ الجھن زدہ دیکھ رہے تھے. ثانیہ بیگم تو ضبط کیے بیٹھی تھی، ورنہ ممکن تھا کہ وہ رو دیتی. بھلا کون سی ماں اپنے بچے کے حوالے سے ایسی گفتگو سن سکتی ہے. مدیحہ بیگم نے جب ثانیہ بیگم کو دیکھا تو انہیں حوصلہ دینے لگے. ظفر مجھے بھی نہیں پتا آخر یہ کیا چاہتا ہے. ہم نے اسے کیا کچھ نہیں دیا. ہم نے تو اسے بڑے بھائیوں کی طرح ہمیشہ عزت دی. اب یہ تو وہ ذلیل انسان ہی بتا سکتا ہے کہ آخر اس نے ایسا کرنے کا سوچا بھی کیوں. احمد صاحب بے دانت پیسے. بالکل بھائی صاحب، ابھی تو وقت نہیں، صبح کا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن آپ اس شخص سے صبح ہی پوچھیں آخر ایسی گھٹیا حرکت کی وجہ کیا ہے. ظفر صاحب کو تو غصہ ہی آ رہا تھا سوچ سوچ کر. بالکل،
सुबह होते ही ये बात पूछता हूँ उससे। वो कहते ही खड़े हो गए। चलो तुम लोग आराम करो अब। वो जाने लगे, लेकिन मदीहा ने उनसे अचानक सवाल कर दिया। भाई साहब, ये रिकॉर्डिंग मिली कैसे आपको? अरे, एक है ना हमारे शरीर से बरखुरदार, उसी की बदौलत हमें ये मिली है। मैं तो हमेशा उसे बोलता था, मगर उसने साबित कर दिखाया कि वो भी किसी से कम नहीं। उनके लहजे में आयस के लिए फख्र था। इस वक्त आयस यहाँ अहमद साहब के मुंह से अपनी तारीफ सुनता तो ज़रूर अब वो भंगड़े डाल रहा होता। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है, बस ज़रा शरारती है। जफ़र साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्हें भी आयस पर फख्र महसूस हुआ था। अहमद साहब और सानिया बेगम भी मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गए। आज उन्हें अपने दोनों बेटों पर फख्र महसूस हुआ था। वो आयस को कितना हर वक्त कहते थे, मगर आज उसने अपनी अक्ल से काम लेते इतना बड़ा काम कर लिया था। आज वो अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस कर रहे थे। जिनके इतने काबिल बेटे थे, वो बाप कैसे न फख्र करता। सुबह नाश्ते की मेज पर सभी मौजूद थे। आज संडे था तो यूनी के लिए जल्दी की टेंशन नहीं थी। मुझे आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। अहमद साहब ने नाश्ते के दरमियान बात का आगाज़ किया। सभी उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे। मैंने सोचा है कि अभी के लिए अरीश और आनिया की शादी को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि आनिया के भी पेपर्स स्टार्ट हो रहे हैं और अरीश भी ठीक हो जाए। अहमद साहब ने ये बात जाहिद साहब को देखते हुए मुकम्मल की थी, जिनका चेहरा एक अनोखी खुशी से चमक उठा था। जाहिद साहब, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? लगता है आपको मेरी बात सुनकर बहुत खुशी हुई है। अहमद साहब ने मौके पर तंज किया था, तो सब अपनी हैरानी छोड़ उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जाहिद को भला क्या खुशी होगी इसमें? राबिया फौरन से बोल उठी। नहीं, मुझे लगा कि शायद इन्हें खुशी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे बच्चे की खुशियों को आग लगाने की। वो मुसलसल तंज के तीर उछाल रहे थे। सब आराम से बैठे उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, क्योंकि सभी हकीकत से वाकिफ थे, सवाए आन्या, अरीज और सुबहान के, और फुप्पू, वो तो हत्ते से ही उखड़ गई। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? जाहिद ने क्या कर दिया जो आप ऐसे लफ्ज़ बोल रहे हैं? वो इस शादी से खुश थे। भाई, आप गलत समझ रहे हैं और आप आराम से बात करें। क्या कहना चाहते हैं? जाहिद साहब इंतहाई इत्मीनान और ढिठाई से बोले। अच्छा, मैं गलत हूं तो एक ट्रेलर दिखा देते हैं आपको। आइस बेटा, ज़रा वो रिकॉर्डिंग ऑन करना। अहमद साहब ने जाहिद साहब की तरफ देखते हुए आइस से कहा। आनिया, अरीज और सुबहान तो इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये हो क्या रहा था आखिर। आइस ने सर हिलाते एक नज़र अरीज के हमनक चेहरे पर डालते हुए मोबाइल से वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। डाइनिंग हॉल की खामोशी को जाहिद साहब की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ ने तोड़ा। सबके चेहरों पर इत्मीनान था, मगर ये इत्मीनान आनिया, अरीज, सुबहान और फुप्पो के चेहरे पर नहीं था। जाहिद साहब तो खुद हैरत से अपनी आवाज़ सुन रहे थे। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अहमद साहब रिकॉर्डिंग बंद होते ही बोले। फुप्पो तो रोने को थी। अरीज और सुबहान तो सकते में चले गए थे। उन्होंने कब सोचा था कि उनका बाप इस कदर घटिया इंसान हो सकता है। फुप्पो तो जैसे ही सकते से निकली, फौरन से जाहिद साहब का गिरेबान पकड़ लिया। क्यों किया? क्यों किया ऐसा? आखिर किस बात का बदला ले रहे हैं आप मेरे भतीजे से? क्या बिगाड़ा है आपका इन लोगों ने? गुस्से और रोने से उनकी आवाज़ फट चुकी थी। जाहिद साहब चुप साधे खड़े थे। बोलते क्यों नहीं हैं आप? अरे, आप जैसे इंसान के लिए मैं अभी अपने बाप जैसे भाई से लड़ रही थी। आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। बताएं, आखिर क्यों किया आपने ऐसा? वो उन पर चिल्ला रही थी। अरे, तुम्हें अपना भतीजा अजीज़ है तो मुझे भी अपना भतीजा उतना ही अजीज़ है। वो काफ़ी देर बाद बोले भी तो ढिठाई से बोले। सब ने उनकी बात पर उन्हें चौंक कर देखा। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम आखिर? अहमद साहब ने उनसे पूछा। अरे, मेरे बड़े भाई और भतीजे को किस तरह बेइज्जत किया था आपने? अपना वक्त भूल गए? वो अभी भी ढिठाई से ऊंचा बोले। सब उनकी तरफ नासमझी से देख रहे थे। अरीज और सुबहान तो उस इंसान की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। वो सर झुकाए ही बैठे रहे। बहुत साल पहले जब अभी बच्चे छोटे थे, तब मेरे बड़े भाई वलीद आपसे अपने बेटे यानी मेरे भतीजे का हाथ आंगनिया के लिए मांगने आए थे, मगर आपने तो उनको इनकार के साथ उनको बेइज्जत अलग किया। तब भी आपका पेट नहीं भरा तो अगले दिन मुझे फ़ोन पर इतनी सुनाई। मैं कैसे भूल जाऊँ? सिर्फ मेरी नहीं, मेरे भाई और भतीजे की इज्जत का भी सवाल है। अब क्या आनिया समेत सबको शौक लगा था, अरीश और घर के बड़ों के सिवा। अरीश इस सब से वाकिफ था। हाँ, तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बच्ची पर नज़र डालने की, जबकि आनिया अरीश के निकाह में थी और तुम इस बात से वाकिफ थे।
और मैंने तुम्हें भी सही कहा था। तुमने खुद ही अपने भाई को भेजा था रिश्ते के लिए। शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। अहमद साहब तो भड़क उठे। कसूर भी अपना था और चढ़ भी दूसरों पर रहा था यह जलील इंसान। राबिया बेयकीनी से जाहिद साहब को देख रही थी, क्योंकि राबिया बेगम इस बात से नावाकिफ थी। हाँ, तो मैं वहाँ क्या करता? जुल्फी वहाँ जिद लगाकर बैठ गया था कि वो शादी करेगा तो आन्या से। वो अभी मजीद बोलते अरीज बोल उठा, अंकल प्लीज, मेरी बीवी का नाम अपनी जुबान से मत ले तो बेहतर है। वो कहाँ बर्दाश्त करता कि आन्या की शादी का किसी और से जिक्र भी किया जाए। सानिया बेगम ने अरीज को हौसला दिया तो वो गुस्से से एक नजर जाहिद साहब को देखता मुंह मोड़ गया। तुम अपने उस आवारा लफंगे से भतीजे का सोच भी कैसे सकते थे? अहमद साहब ने गुस्से में कहा। वो तो अभी भी जिद में है कि वो शादी इसी से करेगा। मैं अपनी भतीजे की हालत नहीं देख सकता। शुरू में जब मैं यहाँ आया तो यही सोचकर आया था कि आपको मना लूंगा, लेकिन फिर मुझे ये नामुमकिन लगा तो मैंने और वलीद ने मिलकर अरीज को मारने की प्लानिंग की, मगर ये ढीठ हर दफा की तरह इस दफा भी बच गया। वो अरीज को गुस्से से देखते बोले, और वो पुराने हिसाब की क्या बात थी वो भी बता दो, जरा हमें अंदाजा हो तुम कितने नीच और गिरे हुए इंसान हो। अहमद साहब ने इस बार तंजी अंदाज से कहा। वो तो मैं सारे लूंगा, ढिठाई से जवाब दिया गया। मैं आपके इनकार के बाद अरीज के पास गया था कि वो आन्या को छोड़ दे और उसके बदले अरीज से शादी कर ले और आन्या की जुल्फी से हो जाएगी, मगर उसने भी मुझे साफ इनकार कर दिया और गुस्से में मुझे अपने ऑफिस से ही जाने का कह दिया। तो मुझे गुस्सा आ गया। वो सारी बात बताते बोले तो अरीज अब अपने बाप को बेयकीनी से देख रही थी। ये इसका बाप तो नहीं था जिससे उसने सारी जिंदगी अपने बाप समझकर इज्जत दी, वो उसका एक तरह से सौदा कर रहा था। आप एक इंतहाई गिरे हुए इंसान हैं। आप हमारे बाप कहलाने के लायक ही नहीं हैं। जिस इंसान को अपने बच्चों का ही ख्याल ना हो, वो किसी दूसरे का क्या कर लेगा? आपको ये सब करते हुए एक दफ़ा तो हमारा ख्याल आया होता, लेकिन नहीं। आपकी आंखों पे तो बदले की पट्टी बांधी थी ताया ने। वो इंसान जिसे हमने अपना बाप ही समझा, आपने तो हमें किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अरे बाप तो बच्चों का आइडियल हुआ करते हैं, हमारे भी आप हुआ करते थे, लेकिन हमें अफसोस है कि हमने अपने आइडियल को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आपका मकरूह चेहरा हमारे सामने आ गया। शुक्र है, वरना हम तो धोखे में ही रह रहे थे। मुझे आपसे मजीद कोई बात नहीं करनी, चलो आप ही यहाँ से। सुबह ने एक नज़र जाहिद साहब को देखता अरीज का हाथ पकड़कर वहां से ले गया। सबको चुप लग गई थी। वो घर का सबसे छोटा फर्द आज क्या कुछ नहीं कह गया था जिसे वो लोग बच्चा समझते थे। देख लिया तुम्हारे बेटे ने क्या कहा है। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे इंसान को। इन बच्चों का क्या कसूर था? उन्हें तुमने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। अहमद साहब उस इंसान को सुना रहे थे जिस पर रत्ती बराबर भी असर नहीं हो रहा था। भाई साहब, आप इस इंसान को जो सजा देना चाहते हैं दे, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मुझे इस शख्स की शक्ल तक नहीं देखनी। अरे, मैं इस इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही थी। इस जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मुझे इस शख्स ने हवा तक न लगने दी कि ये मेरे भाइयों के खिलाफ अपने दिल में बुग़्ज़ पाले बैठा है। वो अहमद साहब को देखती कह रही थी, इसको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। इस इंसान का क्या भरोसा कि ये मेरे बच्चे को दोबारा से नुकसान पहुंचा दे या इस दफ़ा आइस को कुछ ना कर दे, क्योंकि इस इंसान को बदले का शौक़ बहुत है ना, तो आइस से बदला भी तो लेना होगा इसने। वो तंज करते हुए बोले, भाई साहब, आप इस शख्स को जो सज़ा देना चाहते हैं दे, इस शख्स का कोई भरोसा नहीं। वो ज़ख्मी निगाहों से जाहिद साहब को देखती अहमद साहब से बोली, चाहता तो यही हूँ कि इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दूँ। वो अभी मज़ीद कुछ कहते जाहिद साहब बोल उठे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे पुलिस के हवाले मत करें। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं भाई साहब की बातों में आ गया था, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दें। वो अहमद साहब के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे। अब माफ़ियाँ क्यों मांग रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी ढिठाई से अपने गुनाहों का इतराफ़ कर रहे थे। अब क्या हुआ? अहमद साहब ने वजह पूछी। मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ आप सब लोगों से। वो अभी भी हाथ जोड़े खड़े थे। भाई साहब, मेरा ख्याल है इस इंसान को इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसकी औलाद इससे नफ़रत करती है, और इंसान के लिए सबसे बड़ी सज़ा यही है कि उसकी औलाद उससे नफ़रत करे। इसके लिए यही सज़ा काफ़ी है। ज़फ़र साहब इस मामले में पहली मर्तबा बोले, आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मगर इस इंसान से कहें यहाँ से वापस कुवैत चला जाए और फिर कभी अपनी शक्ल भी हमें ना दिखाए। मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। पप्पू ये कहती वहाँ से रोते हुए चली गई। ठीक है, तो तुम्हें हम पुलिस में नहीं करवाते,
लेकिन तुम वापस चले जाओ यहाँ से, और मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा भाई भी यहीं है पाकिस्तान में। उसको भी ले जाना अपने साथ, और उससे और अपने भतीजे को बता देना कि तुम्हारी सारी साजिशों का हमें पता चल चुका है। इसलिए बेहतर है कि आइंदा गलत नज़र हमारे घर की तरफ मत डालना, वरना तुम जानते हो कि मेरे पुलिस वालों से कितने असर रसूख हैं। पता नहीं चलेगा किसी को कि तुम लोग गए कहाँ। वो उससे उंगली उठाकर वार्न करते वहां से निकल गए। आहिस्ता आहिस्ता सब वहां से उठ गए और जाहिद साहब अपने पछतावे समेत वहां से अकेले रह गए। क्या मिला उन्हें ये सब करके? बीवी और औलाद की नफरत और पछतावा जिसके साथ अब उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजारनी थी। वाकई ऐसे इंसान के लिए इससे बड़ी सजा और हो भी क्या सकती थी। वो शुरू में जब यहाँ आए तो उनका प्लान सिर्फ अरीश और आनिया को अलहदा करने का था, मगर जब ये मुमकिन न लगा तो उन्होंने उसे मारने का प्लान बना लिया। फिर अरीश की जासूसी करवाई और वो मलंग खुद वलीद साहब ही बने थे ताकि अरीश की सरगर्मियों पर नजर रख सके। अरीश का शर्मिंदगी से बुरा हाल था। पापा क्यों किया आपने ऐसा? सर उठाकर जीने के काबिल नहीं छोड़ा। कैसे सामना करूंगी उन लोगों का? वो रो रही थी। वो अपने पापा की वजह से बुरी तरह टूट चुकी थी। सुभान का खुद यही हाल था। वो सबसे नजरें चुराए अपने कमरे में बंद था। उसका कमरा? वो तो आयस का कमरा था जिसको मिलकर शेयर करते थे। सुभान भी नहीं जानता था अब उनकी जिंदगी कैसे गुजरने वाली है। वो तो लड़का था, तब भी जब्त करने के बावजूद उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरीज और सुभान दोनों अभी इस फैसले से नावाकिफ थे। भाई भाभी, आप लोग मुझे माफ कर दें। इस इंसान की वजह से मैं आप लोगों के आगे बोली। नहीं जानती थी कि वो शख्स इतना गिरा हुआ है। अहमद साहब ने अपना सर झुका लिया, मगर सानिया बेगम ने फौरन से आगे बढ़कर राबिया बेगम के हाथ थाम लिए। कैसी बातें कर रही हैं आप ही? आपका इस सब में कोई कसूर नहीं है। ये तो उस इंसान को ख्याल करना चाहिए था ना। आखिर को उसका खुद का एक बेटा है। राबिया बेगम भी चुप कर गई। एक इंसान के बदले की आग ने पूरा घर वीरान हो गया था। जहां पहले सबके कहके गूंजा करते थे, हर वक्त मौज मस्ती शरारत हुआ करती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी का राज था। उस वाकई को 1 महीना होने को था। इस फैसले से आयस को गुस्सा आया था कि उस शख्स को सजा मिलनी चाहिए थी, मगर अरीश के समझाने पर वो चुप कर गया था। जाहिद साहब इस फैसले के 3 दिनों बाद ही कुवैत रवाना हो गए थे। उनकी बदकिस्मती थी कि उनको कोई भी मिलने नहीं आया, उनकी अपनी सगी औलाद भी नहीं। अरीज और सुभान अब ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, एक कमरे में ही बंद रहते थे। आयस ने सुभान से या अरीज से उस दौरान कोई बात नहीं की थी। अरीज और उसका सामना होता तो अरीज खुद ही रास्ता बदल लेती। वो आयस का तो क्या, बल्कि किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आयस के बरअक्स सबका रवैया उन लोगों के साथ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुप्पो भी अब किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। अहमद साहब का अपनी बहन की ये हालत देखकर दिल कट सा जाता था, इसलिए उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद एक अहम फैसला किया था। अब इस बारे में उन्हें अपने बेटे से बात करनी थी। अरीज, यार कब तक ऐसा चलेगा? आनिया ने आज बात करने का सोच लिया था। उससे अपनी प्यारी दोस्त और कजन ऐसी नहीं देखी जा रही थी। कैसा? वो सवालिया नजरों से देखती हुई बोली। यार देखो, सबके साथ घुलो मिलो, तुम कमरे में बंद होकर रह गई हो। मुझे पहली वाली अरीज चाहिए, बोलने वाली। वो उसे पैर से पिचकारते हुए बोली। आनिया प्लीज, मुझे अब इस बारे में बात नहीं करनी। वो मैगजीन अपने मुंह के आगे ले आई। लेकिन मुझे करनी है। आखिर इस सब में तुम्हारा क्या कसूर है? तुम अपने आप को किस चीज की सजा दे रही हो? आनिया आज फुर्सत से उसे समझाने बैठी थी, वरना पेपर्स में तो खुद उसकी किसी से बात नहीं हो पाती थी। आनी, इस सब में मेरा वाकई क्या कसूर है, मुझे तुम बताओ। लेकिन ये बात आयस को क्यों समझ नहीं आती? मैंने बहुत दफा उनसे बात करने की कोशिश की, मगर हिम्मत नहीं हुई मेरे में। मैं क्या करूं? वो आनिया की गोद में सर रख कर रो दी, मगर आनिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अरीज, तुम 1 महीने से उस लंगूर की वजह से परेशान हो? ओह माय गॉड! और तुमने क्या कहा उसे? खैरियत है? क्या चक्कर है? वो हैरान होती आंख में लड़ाकर औरतों की तरह कमर पर हाथ रखे उससे सवाल कर रही थी। आनिया, पता नहीं कब वो मुझे अच्छे लगने लग गए। जब वो मुझे तंग करते थे तब मैं कितना चिढ़ती थी, मगर अब मेरा दिल करता है वो फिर से पहले जैसे हो जाए। मुझसे नहीं उनका ऐसा रवैया बर्दाश्त होता अपने लिए, वरना घर में सब अच्छे हैं मेरे साथ। मुझे बस आयस की टेंशन है, वो रोती हुई कह रही थी। अरीज की बात सुनकर आनिया का खुशी से बुरा हाल था। बस नहीं चल रहा था कि लुडी डालना शुरू कर दे, लेकिन अरीज की क्लास लेना भी जरूरी था। अरीज, तुम मुझे ये सबब बता रही हो पागल लड़की?
मुझे पहले नहीं बता सकती थी। और उस लंगूर की भी मैं खबर लेती हूँ। मेरी फूलों जैसी कजन का दिल लेकर यूं कर रहा है अब ये। वो आखिर में बाजू चढ़ाती बेड से खड़ी होने लगी और अरीज जो उसकी बात पर मुस्कुरा दी थी एकदम घबरा गई। तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज, वो मुझसे पहले ही कोई बात नहीं कर रहे, कुछ गलत मत हो जाए। वो परेशानी से बोली। अरे, तुम मुझ पर भरोसा रखो। तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अब तो मैं पक्का इंतजाम करके ही रहूंगी। वो अकड़ कर बोली। पहले अपनी फिक्र करो, अरीज हंसते हुए बोली। वो शायद पूरे 1 महीने बाद हंसी थी। आन्या ने उसे हंसते हुए देखा तो वो उसके गले लग गई। अब लगी हो ना मेरी अरीज भाभी? वो शरारत से बोली तो अरीज हल्के से मुस्कुरा दी। आन्या, मुझसे नहीं होगा, हम चलकर सोते हैं, मुझे नींद आ रही है। वो वापस आन्या को देखते घबराहट से बोली। नहीं, ये तुम्हें करना पड़ेगा। यू विल डू इट अरीज, ट्रस्ट मी। वो उसे हौसला देती वापस भेजने लगी। वो इस वक्त आइस के कमरे के बाहर शशोपंच में खड़ी थी। सुबहान अब पुप्पो वाले कमरे में सोता था। यह आनिया साहब का आइडिया था कि अरीज जाकर आइस से खुद बात करेगी, मगर यहाँ अरीज का घबराहट से बुरा हाल था। जल्दी करो अरीज, यहाँ पर इतनी देर लगा रही हो तो बस कर ली बात और हो गई तुम्हारी शादी। आनिया की बेतुकी बात पर अरीज नासमझी से उसे देखने लगी। अरीज, मैंने खुद उसका दरवाजा पीट डालना है और यहाँ से फिर भाग जाऊंगी। बाद में तुम जानो या वो लंगूर, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड। वो उसे धमकी देती हुई बोली। किसका फ्यूचर हस्बैंड? अरीश की आवाज पर वो करंट खाकर पलटी थी और बेइख्तियार अपना माथा पीटा था। एक तो इन जनाब को हर जगह छापा मारने की पता नहीं क्या आदत है। अरीश ने तो सर झुका लिया। आप बिजनेस में क्यों आए हैं? पुलिस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन की? आन्या ने तपे हुए लहजे में उल्टा अरीश से सवाल कर डाला। क्या मतलब? अरीश ने नासमझी से उससे पूछा। हर जगह तो पहुंच जाते हैं, इसलिए कह रही थी। वो भी आनिया थी, डरती क्यों भला? उसकी बात पर अरीश ने उसे घूरा। तुम भी तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। मोहल्ले की औरतों की तरह दूसरे के मामले में पड़ना तो अपना फर्ज समझती हो। वो भी दो बदो बोला। इशारा अरीज और आइस के मामले की तरफ था। ये आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही, और अब आप जाएं। वो अरीज को कंधों से पकड़ती वापस भेजने लगी। अच्छा, चला जाता हूँ मिसेस, लेकिन ये तो बता दो, क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ? वो फिर से पूछने लगा। चिल्ला काट रहे हैं यहाँ पे। आनिया उसकी जान के मिसेस कहने पर तब कर बोली, और यहाँ अरीज बेचारी अपनी छोड़ उनकी लड़ाई खत्म करवाने लग गई। आनिया, यार क्या हो गया है? कहा भी था कि ये काम कल कर लेंगे, चलो यहाँ से। वो आनिया का बाजू पकड़ते बोली। तुम लोग वाकई कोई चिल्ला काट रहे हो? हैरानगी से सवाल किया गया। आप? नहीं भाई, हम चलते हैं। वो आनिया की बात काटते बोली। अरीश कंधे उचकाता वहां से चला गया। वो बेचारा पानी पीने कमरे से निकला था तो आइस के कमरे के बाहर उन्हें खड़ा देखकर वजह पूछ ली। उधर आनिया ने उसके जाते ही कदम वापस मोड़े। आज बात होकर रहेगी। वो अरीज को खींचकर आइस के कमरे की तरफ ले जाते बोली। आनी, नहीं, प्लीज नहीं। मगर आनिया उसका दरवाजा खटखटा चुकी थी, बल्कि पीट चुकी थी, और दरवाजा खुलते ही आइस गुस्से से बोला था। कौन पागल है? रात को भी जिसे चैन नहीं है। वो अरीज पर बरस पड़ा। वो पागल तुम्हारी भाभी है। आनिया साहब, आइस साहब। आनिया उसे जताती नजरों से बोली। ओ, आप थी? आए फिर अंदर। वो काफी चेंज हो गया था। पहले वाली शोखी अब उसके लहजे में नहीं होती थी। अंदर उसको आना था, उस जिसको मुश्किल हो रही थी। मैंने आसान कर दी। कुछ बात करना चाहती है तुमसे। आनिया की दिलेरी देखने लायक थी। अरीज बेचारी का तो सर ही नहीं उठ रहा था। आयस ने एक नजर उसे देखा, वो उसे घबराई हुई लगी। अगले ही लम्हे कुछ सोचते हुए वो दरवाजे पर से हट गया। आ जाओ, कहते साथ ही अंदर की तरफ कदम बढ़ा लिए। देखा, इतना बुरा नहीं है, जाओ अब, बेस्ट ऑफ लक। वो उसे कहती वहां से चली गई और वो भी थूक निगलती अंदर आ गई। वो भी तो कितना बदल गई थी। पहले आइस से कितने आराम से बात कर लेती थी। कैसे आना हुआ? तंज किया गया। आपसे सॉरी करनी थी। अरीज हिम्मत करके बोली। किस लिए? वो बेनियाजी से बोला। ये तो मैं भी नहीं जानती, बस इसलिए सॉरी कर रही हूँ कि आपके नज़दीक मेरे से जो गलती हुई है उसकी माफ़ी मिल जाए। वो हल्के से बोली। इस गलती की मेरे नज़दीक कोई माफ़ी नहीं है। वो उसके करीब आकर ऊंचा बोला तो अरीज बेख्तियार 2 कदम पीछे हुई। क्यों माफ़ी नहीं है? इस सब में मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं उस शख्स की बेटी हूँ जिसने आपके भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन शुक्र करें आपके भाई ठीक है। आप शुक्र अदा क्यों नहीं करते?
वो डरते हुए सब बोल रही थी। आयस ने उसको चौंक कर देखा था। वो उससे आप करके बात कर रही थी। शुक्र अदा करता हूँ, वरना तुम्हारे बाप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और तुम उसी की बेटी हो तो तुम पर यकीन कैसे कर लूँ। वो अब उसके बेहद करीब खड़ा उससे गुस्से में पूछ रहा था। अरीज को उसके गुस्से से खौफ आ रहा था। मैं उस इंसान के साथ साथ आपकी फुप्पो की भी तो बेटी हूँ आखिर। ज़रूरी नहीं मैं अपने बाप जैसी हूँ। मेरी तरबियत मेरी माँ ने की है। वो सहमी खड़ी थी। वो एक सांस खारिज करता पूछने लगा। अरीज ने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा सपाट था। और कुछ कहना है? नहीं, मैं तो बस। ठीक है, तुम जा सकती हो फिर। उसकी बात काटता पीछे होता उसे बाहर की राह दिखाता बोला। मगर वो कुछ कहना चाहती थी। अनकरीब वो रो देने को थी। जाओ, वो दरवाजे की तरफ इशारा करता सख्ती से बोला तो वो आंसू पीती वहां से निकल गई। आइस ने उसके जाते ही धड़ से दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठकर अपने बाल मुट्ठी में कैद कर लिए। वो ये क्यों भूल गया था कि वो उस लड़की से मोहब्बत करता है? क्यों उसे तकलीफ दे रहा है जब उसको तकलीफ में देख ही नहीं सकता, मगर उसे माफ नहीं कर पा रहा था। उसका जुमला जैसे उसके दिल को सुनकर कुछ हुआ था। दिल तो आज भी उस पागल लड़की को उतना ही चाहता था जिसके मिलने की दुआ वो किया करता था। अब जब वो भी उससे मोहब्बत करने लगी थी तो वो क्यों ऐसा कर रहा था? वो उलझ सा गया था। वाकई उसका कसूर तो कुछ भी नहीं था, फिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था? आन्या ने उसे कमरे में आते देखकर फौरन से सवाल किया। क्या हुआ? हो गई बात? वो बुझी बुझी सी लगी। इतनी जल्दी? आन्या ने उसे मशकूक नजरों से देखा। मुझे नींद आ रही है, अब सोने दो। जल्दी से सर तक ब्लैंकेट ताने लेट गई। क्या कहा उसने? आन्या ने सवाल किया मगर कोई जवाब नहीं आया। लगता है सो गई है। आन्या भी उस वक्त चुप कर गई कि सुबह बात कर लेगी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ते करने में मसरूफ थे जब अहमद साहब ने सबको एक नज़र देखकर बात शुरू की। मैंने एक फैसला किया है। नाश्ते के बाद सब बड़े मुझे डाइनिंग रूम में मिले। वो अपनी उसी रोबदार आवाज़ में हुक्म देते हाथ साफ करते उठ गए। वो नाश्ता कर चुके थे। ज़रूर हमारी शादी की बात होगी, अरीश अहमद साहब के जाते ही आनिया के कान में सरगोशी करता बोला। आजकल वो आनिया के साथ बैठा करता था। आनिया बेचारी सर झुका गई तो अरीश मुस्कुरा दिया। दांत अंदर रखो समझे, वरना ताया अबू से कहकर शादी कैंसिल करवा दूंगी। वो उसे मुस्कुराता देखकर घूर कर बोली। या अल्लाह, आपने मुझे कैसी बीवी दी है। बीवियां तो शौहर की खुशी में खुश होती हैं, ये मुझे खुश नहीं देख सकती। वो मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ता बाकायदा हाथ उठाए शिकायत करता बोला। ड्रामेबाज। वो सर झटकती बोली। हस्बैंड किसका हूँ आखिर? वो उसे चढ़ाता हुआ बोला तो वो उसे घूर कर रह गई। अच्छी बीवियां अपने शौहरों को यूं नहीं घूरा करती। वो उसे देखकर इत्मीनान से बोला तो वो दांत पीस कर रह गए। अच्छे शौहर भी अपनी बीवी की हर बात में बोला नहीं करते। वो कहती वहां से उठ गई। सब बड़े तो वैसे ही उठकर ड्राइंग रूम में जा चुके थे। आनिया का इरादा भी अब बाहर खड़े होकर कान लगाकर बात सुनने को था। ड्राइंग रूम में इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी, एक संजीदा सी खामोशी। सब अहमद साहब के बोलने के मुंतजिर थे। मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं आपको अपना फैसला सुना सकूं जो मैंने किया है। वो संजीदगी से कह रहे थे। भाई साहब आप बोले, हम सुन रहे हैं। जफर साहब बोले। मैंने फैसला किया है कि अरीश और आनिया की शादी अब हो जानी चाहिए और अब मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकता। उन्होंने बात मुकम्मल की तो सब खुश हो गए। भाई साहब, वो आप लोगों की अमानत है, आप जब कहेंगे हम हाजिर हैं। जफर साहब बहुत खुश हुए थे, बल्कि सभी खुश थे। तो बस ठीक है, तैयारियां शुरू कर दो। इसी हफ्ते के आखिर में डेट्स रख लेते हैं। मगर मैंने एक और फैसला भी किया है। वो दोबारा से संजीदा हुए थे तो सब ने उनकी तरफ चौंक कर देखा कि कौन सा फैसला? मैंने फैसला किया है कि अरीश और आनिया की शादी के मौके पर मैं अपने छोटे बेटे की भी मंगनी कर दूं। उन्होंने एक नज़र सबको देखा। सब उन्हीं को देख रहे थे, अपनी भांजी अरीज के साथ। सब ने हैरानी से उन्हें देखा। सब ही इस फैसले से मुतमईन थे। क्या हुआ राबिया, क्या तुम्हें मेरा ये फैसला सही नहीं लगा? अहमद साहब ने राबिया को शशोपंच में देखा तो सवाल कर डाला। नहीं भाई, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, मगर आप एक दफ़ा आयस से भी पूछ ले तो बेहतर होगा। वो आयस के आजकल के रवैये से वाकिफ थी कि वो किस तरह अरीज और सुबहान को इग्नोर कर रहा है, इसलिए बोल दी। भाई सब आप ही ठीक कह रही हैं, ये बच्चों का शरई हक होता है, और आप भी एक दफ़ा अरीज से बात कर लीजिएगा, जफर साहब ने कहा। ठीक है, फिर मैं आयस से बात करके देख लेता हूँ, और मैं जानता हूँ कि उसको मेरे फैसले से कोई एतराज़ नहीं होगा।
वो एक मान से बोले तो सब मुस्कुरा दिए। चलें फिर आप सब अरीश और आनिया की शादी की तैयारियां शुरू कर दें, और सानिया आप आइस को मेरे कमरे में भेज दें। वो कहते वहां से उठ गए तो वो सब भी आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकल गए। वो ऊपर वाले पोर्शन में सोफे पर मुंह फुला बैठी थी, साथ में आयज उस पर हंस रहा था। वो काफी दिनों बाद हंस रहा था, मगर आनिया को फिर भी उसके ऐसे हंसने पर गुस्सा आ रहा था। आयस, अपनी हंसी को ब्रेक लगाओ वरना दांत तोड़ दूंगी, और फिर हंसते हुए भी सोचोगे। वो भरी बैठी थी। क्या हो रहा है? अरीश वहां आता उनके साथ बैठ गया। अरीश, इससे कहें कि ये अपने दांतों की हिफाजत कर ले। आनिया ने आयस की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि अभी भी हंस रहा था। अरीश उसकी बात समझकर हंस दिया। आयस, आखिर किस बात पर इतना हंस रहे हो? अरीश ने भी इतने दिनों बाद आयस को यूं हंसता देखा तो पूछ लिया। भाई, भाभी मिशन पॉसिबल में भी फेल हो गई हैं। वो हंसता हुआ बोला तो आनिया ने उसे घूरा। मतलब? अरीश ने नासमझी से कहा। अरे भाई, आप समझे नहीं। ये आपकी बेगम साहिबा ड्राइंग रूम के बाहर कान लगाए अब्बू की ज़रूरी बात में शिरकत करने गई थी, मगर अब्बू जो हमारे वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने इतनी आहिस्ता बात की कि भाभी के कान तक में एक चूं की भी आवाज़ ना आई। उसने सारी बात अरीश को सुनाई तो अरीश आनिया को देख कर रह गया। आनिया ने आयस को घूरा, मगर यहाँ आयस को मजाल है जो ज़रा सा भी असर हुआ हो। आयस, तुम जाओ, तुम्हें नीचे अब्बू बुला रहे हैं अपने कमरे में। मैं तुम्हें यही बताने आया था। उसने आयस को वहां से खिसकाया। अच्छा, जाता हूँ। आयस आनिया की मुतवक्के अरीश से होने वाली क्लास का सोचता आनिया को मुंह चढ़ाता उठकर जाने लगा। आनिया ने चिढ़कर आयस को कहा, अल्लाह करे तुम्हारी शादी की बात करनी हो। आमीन। वो भी आयस था, बुलंद आवाज में आमीन कहता नीचे भाग गया। उसके जाते ही अरीश आनिया की तरफ मुड़ा। तुम इस तरह की हरकतें करना आखिर कब छोड़ोगी? वो उससे मलामत करती नजरों से देखता बोला। कौन सी हरकत? अब मैंने कुछ नहीं किया। वो साफ मुकर गई। अरीश ने आनिया को घूरा तो वो मिनमिनाई। आपने ही बोला था कि हमारी शादी की बात होगी, तो मैं सुनने गई थी कि वाकई हमारी शादी की बात ना हो। अरीश ने तो अपना माथा पीट लिया। तुम्हें बड़ी जल्दी है अपनी शादी की? अरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई जल्दी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। वो गड़बड़ा गई। अरीश उसके गड़बड़ाने पर महफूज हो रहा था। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो जल्दी है, वो गंभीर लहजे में कहता आनिया को हैरतों के समंदर में डूबता छोड़कर वहां से चला गया। उसे किसी काम से जाना था। आ जाऊं अब्बू? वो दरवाजे पर नॉक करता खड़ा इजाजत मांग रहा था। आ जाओ बेटा। उन्होंने इजाजत दी। वो चलता हुआ अहमद साहब के करीब सोफे पर बैठ गया। जी अब्बू, क्या बात करनी है? वो सर झुकाकर बोला। बेटा, मुझे यकीन है कि तुम मेरे फैसले से इनकार नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम क्या चाहते हो। अहमद साहब तमहीद बांधते हुए बोले। जी अब्बू, आप हुक्म करें। बेटा, मैंने तुम्हारा और अरीश का रिश्ता तय कर दिया है, और अरीश और आनिया की शादी पर तुम लोगों की भी मंगनी की एक छोटी सी रस्म रखी है। अहमद साहब के फैसले पर आयस शौक हुआ था। अब्बू, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर आप जानते हैं कि वो किस इंसान की बेटी है। बेटा, मैं जानता हूँ, मगर वो तुम्हारी फुप्पो की भी तो बेटी है। आयस को उनकी बात से अरीश की कही बात याद आई। मैं आपकी फुप्पो की भी तो बेटी हूँ। और बेटा, इस वाक़े से तुम्हारी फुप्पो बहुत टूट चुकी हैं। अब ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको जोड़ा जाए, और जो उसके बाप ने किया उसमें उसका क्या कसूर है? फिर गैरों में करते हैं तो सब उसको ताने देंगे, और जब अपनों में रिश्ता है तो गैरों में क्यों करे? और फिर अरीज में किस चीज़ की कमी है? वो उसे समझा रहे थे और वो समझ चुका था। अब्बू, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। वो कुछ लम्हों के बाद बोला। अहमद साहब ने खुशी से आयस को उठकर गले लगा लिया। बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन। वो मुस्कुराते हुए उसे दुआ देते बोले। जी, बस अगर वो रहने दे। वो अरीज के बारे में सोचता हुआ बुड़बुड़ाया। अहमद साहब ने नहीं सुना था। अब्बू, आप मेरी बात मानेंगे? एक वो सर खुजाता हुआ बोला। क्या बात है बेटा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अब्बू, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा अरीज के साथ पक्का इंतज़ाम कर दें। वो शरारत से गोया हुआ। बरखुरदार, ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही आपको? वो मुस्कुरा रहे थे। नहीं अब्बू, अरीज भी अपने बाप की वजह से बहुत हर्ट हुई है। मैं चाहता हूँ मैं उसका मजबूत सहारा बन जाऊँ, और अभी मैंने निकाह का कहा है। रुखसती आप जब कहेंगे तभी होगी। वो उन्हें वजह बताता बोला, और वाकई यही वजह थी। अब वो मज़ीद कोई देर नहीं करना चाहता था। वो उसकी मोहब्बत थी। उसे इस तरह देख कर दिल इसका भी दुखता था। ठीक है, मुझे भी मंजूर है। वैसे मेरा बेटा समझदार हो गया है,
वो खुश हुए थे आयस की बात सुनकर। अब्बू, मैं शुरू से ही समझदार था। वो मुंह बना तब बोला तो वो मुस्कुरा दिए। आयस के तो पाँव ही जमीन पर नहीं लग रहे थे। वो बहुत खुश था, हद से ज्यादा। कुछ दिनों में वो उसकी मोहब्बत उसकी होने जा रही थी। मगर यहाँ भी आयस के दिमाग में एक शरारत आई थी। अब ये तो नामुमकिन था ना कि आयस आराम से सब होने नहीं देता। वो अपने आप में हंसता बेड पर सोने के लिए लेट गया। मगर अब नींद कहाँ आनी थी। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। राबिया बेगम उसके कमरे में आते हुए बोली। जी अम्मी, कहें, क्या बात है? वो सीधी होती राबिया की तरफ मुतवज्जे हो गई। आनिया इस वक्त मदीहा के पास गई थी उनकी बात सुनने के लिए, इसलिए वो अकेली थी। बेटा, बात यह है कि तुम्हारे मामू ने तुम्हारा रिश्ता आयस से तय कर दिया है। तो मैं चाहती थी, तुम बताओ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? राबिया ने अरीज को देखा। वो हैरान होती उन्हें ही देख रही थी। बेटा, आयस देख का भाला बच्चा है, और सबसे बढ़कर तुम मुझसे दूर भी नहीं रहोगी। हमारे लिए इससे ज़्यादा क्या खुशकिस्मती है कि सब जानते हुए भी भाई साहब ने खुद से तुम्हारे लिए आयस को सोचा। वो आराम से उसे समझा रही थी। मामा, वो सब तो ठीक है, मगर आयस। वो जानकर बात अधूरी छोड़ गई। जानती हूँ बेटा, भाई साहब ने उससे बात कर ली है, वो राजी है। उनकी बात पर वो उन्हें बेयकीनी से देख रही थी। अच्छा, अब तुम सो जाओ, सुबह बहुत काम है, कल से तैयारियां शुरू करनी है। इसी हफ्ते के आखिर में अरीश और आनिया की शादी है, साथ में तुम लोगों का निकाह भी। वो उस पर एक के बाद एक धमाका कर रही थी। मगर अम्मी, इतनी जल्दी क्या है निकाह की मामू को? वो अभी आनिया की शादी का सुनकर सही से खुश भी नहीं हुई थी कि जब अगली बात सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लग गया था। बेटा, क्या बुराई है? सही तो है, एक मजबूत रिश्ता हो जाएगा तुम दोनों के बीच। वो उसे समझाती उसके सर पर हाथ फेरती वहां से चली गई। वो अभी भी शौक में थी। हाय अल्लाह, अरीश, तुमने सुना तुम्हारा निकाह है इस जुम्मे को आयस से? अभी वो ख्यालात के ताने बाने बुन रही थी कि आनिया खुशी से चीखती हुई उसके पास धड़ाम से बैठी थी। आराम से लड़की, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो उसके इस तरह चीखने पर उसे घूरते हुए बोली। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अरीश तुम्हारा निकाह। वो उसे ठोकर मारती शरारत से बोली। बीबी, तुम्हारी उस दिन शादी है, मेरा सिर्फ निकाह है। अरीज ने उसे याद दिलाया। हाँ यार, पता है, लेकिन मुझे तुम्हारे निकाह की ज्यादा खुशी है। तुम जानती हो, आयस ने खुद कहकर निकाह की बात की है, वरना ताया अब्बू तो बस मंगनी का कह रहे थे। वो उसे छेड़ते हुए नई इत्तला दे रही थी। क्या सच बोल रही हो? वो उसे इस बाजू से पकड़ते बोली। हाँ, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? उसने कंधे उचकाए। अरीश को तो इतने शौक मिले थे कि अब उसे लगा उसका दिमाग सुन हो रहा है। उसने एक नजर आनिया को देखा, वो खुश दिख रही थी। चलो अब सो जाओ, सुबह तैयारी भी करनी है। आनिया ने आंखें घुमाते हुए उसे फिर से छेड़ा। उफ, कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें अपनी पसंदीदगी के बारे में बताया। वो क्लस कर रह गई। मुबारक घड़ी बोलो, देखो तुम तो रो भी रही थी, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली ना। वो शरारत से कहती जल्दी से ब्लैंकेट में घुस गई। अरीज उसे घूरती उसके साथ ही लेट गई। किसको सोचा जा रहा है? थोड़ी देर बाद आनिया ने ब्लैंकेट से मुंह निकालकर अरीज को शरारत से कहा, जो पता नहीं क्या सोच रही थी। तुम्हारे देवर को। वो गुस्से से कहती करवट बदल गई। जी जी, अब उसी को ही सोचा जाएगा। वो हंस कर कहती आंखें मूंद गई। चल सुभान, शुरू हो जा यार। आयस के कहने पर सुभान ने बुरा सा मुंह बनाया। चल ना, अब इतना भी नहीं कर सकता। वो उसे पिचकारता हुआ बोला। वो सुबह से सुभान के साथ डांस की प्रैक्टिस करने में लगा था। सुभान पहले तो आयस के रवैये पर हैरान हुआ, लेकिन फिर खुश भी हो गया कि सब ठीक हो गया है। लेकिन अब सुभान को पछतावा हो रहा था कि उसने आयस की बात मानकर उससे कहा था कि वो डांस करेगा। मुझसे नहीं होता भाई, खुद कर लो ना। वो चिढ़कर बोला। यार, मेरी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं? मैं दुल्हा हूँ। वो कॉलर खड़ा करता बोला। सिर्फ निकाई हो रहा हो, ज्यादा फैलो मत। उसके जवाब में आनिया बोली थी, जो पता नहीं कौन सा फेस मास्क लगाए बैठी थी। भूतनी, तुम तो चुप ही रहो। वो उसकी मास्क की वजह से उसे भूतनी कहता फिर से सुभान की तरफ मोड़ा। आइस, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो दांत पीसते हुए बोली। यार, ज्यादा न चीखो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मुंह टूट जाए। आइस उसके मास्क को निशाना बनाता बोला। उसकी बात पर सुभान भी कहकर लगाकर हंसा था। तुम लोगों से तो बात करना फजूल है। वो उन दोनों को घूरती वहां से उठ गई।
ध्यान से जाना, रास्ते में कहीं मुंह न गिर जाए। आयज ने पीछे से फिर से हाँक लगाई, जिस पर वो दोनों हंस दिए, मगर आनिया क्लस कर रह गई। अम्मी, कुछ खाने को दे दें, बहुत भूख लग रही है। वो किचन में बोलता आ रहा था, मगर वहां अरीज को खड़ा देखकर जुबान को ब्रेक लग गई। उससे अपना कल का प्लान याद आया तो वो लब दांतों तले दबाए संजीदा हुआ। ओ, तो आप मैडम खड़ी हैं? वो तंजी अंदाज से बोला। अरीज उसको देखकर गड़बड़ा रही थी। उसी की बात पर उसे चौंक कर देखा। ऐसे क्या देख रही हो? वो संजीदगी से बोला। कुछ नहीं, आपको कुछ चाहिए था? वो घबरा रही थी। उसे उसके घबराने पर हंसी आ रही थी, मगर दबा गया। मैं खुद ले लूंगा जो चाहिए होगा, वो रूखे लहजे में बोला। आप अभी तक नाराज हैं? वो रुहासी हो गई। आइस को कुछ हुआ, मगर वो अपने आप पर जब्त करता बोला। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अरीज का दिल किया वो फूट फूट कर रो दे। नहीं बात करना चाहते तो शादी क्यों कर रहे हैं? इनकार क्यों नहीं कर देते? ना जाने उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो ये बात कह गई। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपने अब्बू और फुप्पो की खुशी के खातिर ये सब कर रहा हूँ। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वो ये कहता वहां से निकल गया। अरीज का दिल टूट सा गया। वो ये सब अपने बड़ों की वजह से कर रहा है तो फिर मंगनी ही करवाता, निकाह का शोशा क्यों छोड़ दिया? वो अपने आप से सवाल करती, आंसू पोंछती वहां से निकलकर सीधा कमरे की तरफ गई थी। आइस ने उसे ऊपर रोते हुए जाते देखा तो हल्का सा हंस दिया। बहुत तंग किया है तुमने, थोड़ा तो मेरा भी हक बनता है। वो मुस्कुराते हुए अरीज के बारे में सोच रहा था। उठे यहां से, मुझे बैठना है। सुबह से गधा समझा हुआ है, काम करवाकर पागल कर दिया है। सुभान थकन से बोला। साले साहब, समझने की क्या जरूरत, ऑलरेडी हो तुम तो। वो उसे तंग करता बोला। सुभान ने गुस्से से उसे कुशन दे मारा, जो उसने हंसते हुए कैच कर लिया। आपको कुछ कह नहीं सकता वरना बताता, वो गुस्से से बोला, क्योंकि उसके कुशन नहीं लगा था। जी जी, कुछ कहना भी नहीं, बहनोई हूं तुम्हारा साले। वो एंड पर साले लफ्ज पर जोर देता बोला। सुभान उसे घूर कर रह गया। क्या चल रहा है? खैर तो है? आज साला बहनोई इकट्ठे बैठे हैं। अरीश बाहर से आता सीधा उनकी तरफ आता बोला तो आइज उसके कहने पर हंस दिया, जबकि सुभान साला कहने पर तबकर वहां से उठ कर ही चला गया। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? अरीश ने आइस से पूछा, जो हंस रहा था। नहीं दूल्हा साहब, आपने कुछ नहीं कहा, बस उससे अपना नाम कुछ खास पसंद नहीं आया। वो हंसता हुआ बोला। क्या मतलब? आइस ने फिर उसे सारी बात बता दी। ओह अच्छा, आइस तुम भी बाज आ जाओ, क्यों तंग करते हो बेचारे को? अरीश ने उसे घुरका। किसी को तंग करने का जो मजा है ना, वो आप नहीं समझ सकते। वो मुस्कुराता हुआ बोला। बिल्कुल ही पागल हो, मैं तो अरीश के लिए दुआ करता हूँ। अरीश उसकी बात सुनकर कहता उठकर ऊपर की तरफ चल दिया। अरीज साहिबा, वो फिर से उसके बारे में सोचकर मुस्कुरा दिया। आज के दिन आनिया को मायूं बिठा दिया गया था। अब वो कमरे में बेजार सा मुंह बनाए बैठी थी। कैसा लग रहा है? अरीज ने उसके पास बैठते पूछा। तो मुझसे बात ना करो, खुद तो पूरे घर में घूमती फिर रही हो और मुझे कमरे में बंद कर दिया है। वो मुंह बनाकर बोली। यार ये तो रस्म होती है एक, और तुम्हारी तो फिर शादी हो रही है। मेरा निकाह है, वरना यहाँ तुम्हारे साथ बैठी होती। तुम चाहती हो कि तुम्हारी भी अब शादी कर दें? वो आंखें गोल किए बोली। पागल हो गई हो, मुझे निकाह का सोच सोच कर टेंशन हो रही है। मुंह से चपत लगाती बोली। अच्छा यार, एक बात तो बताओ। वो राजदाराना तरीके से मतलब की बात पर आई। क्या, पूछो। अरीज ने उसके पास पड़े गजरों को पकड़ते बोला। यार क्या अरीज को भी कमरे में बंद किया हुआ है ऐसे? वो बेजार सी बोली। नहीं पागल, उनसे ही तो तुम्हारा पर्दा है। वो बेचारे मुंह लटकाए फिर रहे हैं सुबह से, और आइज और सुभान उनका सुबह से रिकॉर्ड लगा रहे हैं। उसने हंसते हुए बताया। क्या यार, पर्दा क्यों? मुझे उनसे बात करनी है, आनिया ने कहा। क्या पागल हो गई हो? ये नहीं हो सकता, किसी को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। वो सीधी होकर बैठ गई। या प्लीज किसी तरह करके बात करवा दो, तुम्हें तो पता है मेरा उन्हें देखे बगैर एक दिन भी नहीं गुजरता। वो चेहरे पर जमाने भर की बेचारगी समोई अरीज से बोली। अच्छा, फिर सब्र करो, सोचती हूँ। वो उसकी शक्ल देखकर सोचते हुए बोली। पहली बार ऐसी दुल्हन देखी है जो अपने मियाँ से खुद बात करना चाहती है। अरीज ने आनिया को शर्मिंदा करना चाहा, लेकिन आनिया पर कोई असर नहीं हुआ। अच्छा चलो, अब देख ली है ना, तो बात भी करवा दो।
ऐसा करो, तुम जाकर आयस से कहो, वो कुछ कर लेगा। वो एकदम से चहक के बोली, मैं कहूँ जाकर उनको? उसने अपनी तरफ से उंगली से इशारा करते पूछा। उनसे नहीं, आयस से। और बात करने में क्या हर्ज है? निकाह होने वाला है, अब जल्दी दफा हो जाओ अपने उनके पास। वो उसको तंग करने से कहाँ बाज आती। जा रही हूँ। वो वहां से उठ तो गई, मगर समझ नहीं आ रही थी कि बात कैसे करेगी। वो सुभान को ढूंढने लग गई कि उससे कहकर आयस को आनिया के पास भेज देगी, मगर सुभान उसे कहीं नहीं दिखा। जी मैडम, कहाँ? आयस उसके रास्ते में आता बोला। वो मैं सुभान को ढूंढ रही थी, वो कहती वहां से जाने लगी, मगर आयस ने उसका रास्ता रोक लिया। कोई काम था तो बता दो, बंदा हाजिर है। वो सर को खम देता एक हाथ सीने पर रखता बोला। अरीज पहले ही घबरा रही थी, उसकी बात पर गड़बड़ा ही गई। हैरानी भी हो रही थी कि कल तो कुछ और ही कह रहा था। क्या सोच रही है मैडम? वो उसके आगे चुटकी बजाता बोला। कुछ नहीं। वो उसे समझ नहीं आ रही थी कि बात कैसे करे। जी जी फरमाए, मैं हमतन गोश हूँ। वो शरारत से बोला तो अरीज उसे देख कर रह गई। माना बड़ा हैंडसम बंदा हूँ, लेकिन बाद में फुर्सत से देख लेना, अभी बात बताएं क्या है। उसके ऐसे कहने पर उसने फौरन से निगाहों का जाविया बदल लिया। ऊपर आनिया आपको बुला रही है, बस यही कहना था, वो कहती वहां से भाग गई। आइज मुस्कुराता हुआ ऊपर उसके पीछे चल दिया। तुम्हें क्या हुआ? अरीज को आवाज बागता देखकर आनिया ने पूछा। वो अभी वो कुछ कहती आइज भी कमरे में आ गया तो वो चुप हो गई। आइज उसे देखे बगैर आनिया की तरफ चल दिया। क्या हुआ भाभी? बंदे को किस वजह से याद फरमाया गया? वो शोखी से बोला। आइस, तुम्हारा वो खड़ूस भाई तो कुछ नहीं करने वाला, इसलिए तुम ही मेरी उससे किसी तरह बात करवा दो प्लीज। वो मजलूमियत से बोली। ओ अच्छा, ये बात है। वो मुस्कुराया। अब तुम बात करवाओ, बस कुछ बकवास मत करना। वो उसके इरादे भांपते हुए फौरन से बोली। यार एक आइडिया है, आपका मोबाइल कहाँ है? वो कुछ सोचता हुआ बोला। मेरी अम्मा मोहतरमा ने ले लिया है, उन्हें अपनी बेटी पर यकीन नहीं है। वो उदासी से बोली। ओ चले, ये मेरा मोबाइल तो है ना, इससे भाई को वीडियो कॉल करते हैं, आप बात कर लेना। वो जेब से मोबाइल निकालता बोला। वैसे ये मैडम कुछ बता तो नहीं देंगी, आपकी चीली है। वो अरीज पर तंज करने से बाज न आया तो अरीज उसके रवैये से परेशान हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये चाहता क्या है। नहीं, अब तुम जल्दी से कॉल मिलाओ, उससे बात करने की जल्दी थी बस। तौबा, भाई को तो हम सुबह से ऐसे ही छेड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा तो आपको जल्दी है। वो कानों को हाथ लगाता तौबा करता बोला तो आनिया ने उसे घूरा। अच्छा, करता हूँ कॉल। वो कॉल में कहता कॉल मिलाने लगा। कॉल पिक कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये भाभी से बात कर ले। वो कहता आनिया को मोबाइल थमाता अरीज का हाथ पकड़ता बाहर ले गया। दूसरी तरफ अरीज आइस की फुर्ती देखकर रह गया, मगर आनिया को देखकर मुस्कुरा दिया। लड़की, मैनर्स होते हैं कुछ, जब कोई बात कर रहा हो तो बाहर आ जाते हैं। आइज उसे सख्ती से कहता आगे बढ़ गया। अरीज तो हैरान रह गई। कैसी हो? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। कैसी दिख रही हूँ? वो मुंह फुलाए बोली। बहुत प्यारी। वो उसे देखता हुआ बोला। पीले सूट में वो बिल्कुल नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। अरीज प्लीज। वो अब घबरा रही थी। पहले बड़े हौसले से बात करने का कह तो दिया था, मगर अब वो बात नहीं कर पा रही थी। अच्छा, तो कॉल किस लिए की है? उससे संजीदगी से पूछा। ऐसे ही दिल कर रहा था, मुझे इस डरबे में बंद करके रख दिया है। वो कमरे में एक निगाह डालकर बोली। इस डरबे को अच्छे से देख लो, फिर तो मेरे दड़बे में आना है तुम्हें। वो गंभीर लहजे में बोला तो आनिया सर झुका गई। सुबह से आई से कह रहा हूँ, मेरी तो उसने सुनी नहीं, तुम्हारी बारी अपना मोबाइल भी हाजिर कर दिया। भाभी हूँ उसकी। वो हंसते हुए बोली, मगर अरीश ने तो कुछ सुना नहीं, वो तो उसकी हंसी में खो गया था। क्या हुआ? मैं फ़ोन बंद करने लगी हूँ। वो उसे अपनी तरफ ऐसे देखती बोली। अरे इतनी जल्दी? अभी तो ठीक से बात भी नहीं हुई। वो हैरान होता बोला। नहीं, बाकी बातें बाद में, बाय। साथ ही कॉल काट दी। उसका घबराहट से बुरा हाल था, वो अरीश पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। अब वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। उफ, ये मुझे क्या हुआ? अरीश से बात करते हुए कभी मुझे इतनी घबराहट नहीं हुई, फिर अब? मगर वो हैरान होती खुद से सवाल करने लगी। उधर अरीश बेचारा आन्या आन्या करता रह गया, मगर कॉल कट चुकी थी। दोबारा करता हूँ।
वो दोबारा से कॉल मिलाने लगा मगर काट दी गई। अजीब पागल लड़की है, वो उसे सोचता मुस्कुरा दिया। हो गई बात? आइस ने कमरे में आते पूछा। हाँ, ये लो अपना फोन। वो उसे पकड़ाती बोली। चार्जेस? वो हाथ आगे किए बोला। किस चीज के? क्या मतलब? वो ना समझी से बोली। फोन पर बात करवाई, पैसे तो बनते हैं। किसी को पता भी नहीं लगा कि बीच में कार्रवाई हुई क्या है। वो डटाई से बोला। दफा हो जाओ आइस, पहले नहीं बता सकते थे, मैं कभी तुम्हारा मोबाइल न लेती। वो गुस्से से बोली। लेकिन अब हो चुका। पैसे? वो मुतमईन था। लो पकड़ो। वो 100 का नोट उसके हाथ पर रखते बोली। ये क्या है? मुझे ज्यादा चाहिए। वो नोट उसे वापस देता बोला। ये लो और अब दफा हो जाओ, शक्ल न दिखाना अब अपनी। वो 500 का नोट उसकी तरफ उछालती उसे बाहर की तरफ इशारा करते बोली। वो हंसता हुआ कमरे से निकल गया। ठग। वो आइस को एक नए नाम से नवाजती बुड़बुड़ाई।